हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने एक वेबसाइट बनाया था हमारे लोड बैलेंसर के थ्रू हमारे इंस्टेंस की तरफ ट्रैफिक जाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक लोड बैलेंसर बनाया था और उसको जो पोर्ट 80 है वहाँ पे उसको लिसन कराया था और ये फॉरवर्ड कर देता है आपके टारगेट ग्रुप की तरफ आपका वेब सर्वर में, और यहाँ पे वो हिट करता है। और जो बैकएंड है ये इसका एक इंस्टेंस है इसके पीछे, तो इंस्टेंस पे पूरे रिक्वेस्ट जा रहे हैं और आपका वेबसाइट इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, जो हमारा वेबसाइट है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये अगला जो है लोड बैलेंसर के बारे में हम पढ़ेंगे, थोड़ा ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए। उसके बाद आज हम कवर करेंगे लोड बैलेंसर और ऑटो स्केलिंग बोथ, दोनों जो चीज़ें हैं वो। अब लोड बैलेंसर जो होते हैं ना, कई तरह के लोड बैलेंसर होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ आपको दिखेगा एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क, गेटवे और क्लासिक। ठीक है, अब एप्लीकेशन लोड बैलेंसर होता क्या है? ये आपका ऑपरेट करता है लेयर 7 पे। अगर OSI मॉडल आपने मेरे जो नेटवर्क वाले वीडियोस में अगर आपने देखा होगा तो आपको थोड़ा समझ आया होगा कि जो भी एप्लीकेशन हो, जैसे कि एनजिनिक्स है, एनजिनिक्स का जो रिवर्स प्रॉक्सी है, अपाचे का है, IIS का लोड बैलेंसर है, वो सब किस पे काम करते हैं? वो एप्लीकेशन है और वो सबसे ऊपर वाले लेयर पे, मतलब लेयर 7 पे वो काम करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? जो इनकमिंग ट्रैफिक होता है ना उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मल्टीपल EC2 इंस्टेंसेस में या सर्वर्स में। लोड बैलेंसर बहुत तरह के हो सकते हैं ना, आप फिजिकल सर्वर्स पे भी बना सकते हो उसको। तो ये हो गया हमारा एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। इसमें बहुत सारे आपको अलग अलग फीचर्स मिलते हैं। आप ट्रैफिक को एक स्पेसिफिक स्लैश के बाद कोई वर्ड लगा के भी आप उसको मूव कर सकते हो, लोड बैलेंस कर सकते हो, रिवर्स प्रॉक्सी कर सकते हो, कई सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा एक नेटवर्क लोड बैलेंसर होता है, NLB जिसको हम बोलते हैं। ये आपका ऑपरेट करता है लेयर 4 पे OSI मॉडल के। ठीक है, ये इसलिए होता है कि जो एप्लीकेशन है ना, जिसको हाई थ्रूपुट चाहिए होता है या लो लेटेंसी चाहिए होता है, उसके लिए होता है ये। एक क्लासिक लोड बैलेंसर है। जब पहली बार लोड बैलेंसर आया था तो इसको एक टाइप का ही लोड बैलेंसर हुआ करता था जिसको हम CLB कहते हैं। अब ये पुराना हो गया, ये भी लेयर 4 पे ही काम करता है और ये बिल्कुल सूटेबल है या आइडियल है आपके एप्लीकेशन को जो बेसिक लोड बैलेंसर का फीचर चाहते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने ना बस यही किया है कि अगर इस मैप पे जाएं तो लोड बैलेंसर बना के हमने उसको अच्छे, देखो यहाँ पे थोड़ा विजुअलाइजेशन अलग है। बाकी आपने अगर प्रैक्टिकल किया होगा IIS में, जो अगर मेरे पीछे के जो वीडियोस थे IIS वाले, अगर उसमें आपने देखा होगा तो हमने वहाँ पे लोड बैलेंसिंग किया था हमने वहाँ पे। तो वैसे ही कुछ है, बस यहाँ पे जो इंटरफेस है ना ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अब आपको बताने के लिए ये मैप, यहाँ पे हमने देखा था कि हमने लोड बैलेंसर बना दिया था, लेकिन टारगेट ग्रुप अलग बनता है। अब टारगेट किस पे करना चाहते हो? टारगेट बहुत तरीके से कर सकते हो आप चाहो तो S3 बकेट पे भी टारगेट कर सकते हो, API गेटवे पे टारगेट कर सकते हो, और भी कई सारे सर्विसेज होते हैं जिस पे आप टारगेट कर सकते हो। तो टारगेट के लिए इसीलिए इसको आइसोलेट करके रखा गया है लोड बैलेंसर से। मतलब अगर मैं लोड बैलेंसर पे जाऊँ, ठीक है, और इसका मैं टारगेट ग्रुप देखूँ तब आपको ये समझ आएगा। अगर मैं टारगेट ग्रुप पे जाऊँ तो अगर मैं क्रिएट न्यू टारगेट ग्रुप करूँ यहाँ पे, तो कई तरह के आपको मिलेंगे। आप अपने इंस्टेंस पे डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई IP एड्रेस पे भी कर सकते हैं, कोई लैम्डा फंक्शन के ऊपर कर सकते हैं, या एप्लीकेशन लोड मतलब इंटरनल भी आप एक और लोड बैलेंसर बना सकते हैं एप्लीकेशन के लिए। आप चाहे तो डेटाबेस और आपका वेब है उसके बीच भी लोड बैलेंसर बना सकते हैं इंटरनल। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कॉन्फ़िगर किया जाता है। VPC वगैरह हमने देख लिया था। यहाँ पे प्रोटोकॉल वर्जन है HTTP 1 है, लेटेस्ट जो है वो HTTP 2 है। काफ़ी सारे इसके अंदर है। अगर आपने वेब सर्वर्स के बारे में अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये काफ़ी कुछ समझ आएगा। प्रोटोकॉल वर्जन हेल्थ चेक के लिए हमने कहा था कि पोर्ट 200 पे आप हेल्थ चेक करवा दो। तो हेल्थ चेक मतलब तभी होगा ना जब 200 वाला कोड आएगा। मैंने कोड भी आपको बताया था। तो ये इस तरीके से हम काम करते हैं इस पर। एक बार हम क्या करते हैं ना, अभी तक से जो हमने किया एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं तो थोड़ा अच्छे से और समझ आ जाएगा। ये मेरा VPC था AWS का। मैंने इस पे क्या किया था, अगर हम अच्छे तरह से अगर हमें याद हो तो सबसे पहले मैं इस पे ये अगर मेरा एक कस्टमाइज VPC मैंने बनाया था
10.0.0.0/16 का, ठीक है। इसमें मेरे को 64,000 कुछ IPs मेरे को मिल गए थे, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया था, एक प्राइवेट, ये वाला जो था ना मेरा, ये मेरा प्राइवेट था, प्राइवेट सबनेट थे। 3 प्राइवेट सबनेट मैंने बनाए थे और 3 पब्लिक सबनेट बनाए थे, ठीक है, ऐसे कुछ था। तो अगर इसको मैं बोलूँ कि अगर 3 प्राइवेट सबनेट की बात करूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो मेरा पहला जो सबनेट था, या पहले तो मैं इसको लिख देता हूँ कि एक्चुअल में है क्या चीज़। तो बैकएंड के बाद मैं इसको लिख देता हूँ, ये था मेरा प्राइवेट सबनेट, ठीक है, ऐसा कुछ। ये मेरा प्राइवेट सबनेट था जिसको मैं बैकएंड मान के चल रहा हूँ, जहाँ पे मैंने डीबी डालना था, ठीक है। ये प्राइवेट सबनेट हो गया था। इसके आगे जो था ये था पब्लिक सबनेट, ऐसा कुछ मैंने बनाया था, ठीक है। इसके बाद मैंने इसका IP डाल दिया था, मतलब मैंने इसको सबनेटिंग करके इसको IP इसके मतलब अलग अलग इसको टुकड़ों में काट दिया था। वो हमने कैसे किया था वो भी हम देख लेते हैं। तो जो प्राइवेट वाला जो पहला जो मेरा सबनेट था वो था 10.0.1.0 ऐसे कुछ था, ठीक है। इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं, इतना। तो इस तरीके से मैंने ना अपना जो प्राइवेट सबनेट है उसको 3 सबनेट मैंने बनाए थे और इस तरीके से मैंने उसको बांटा था, ठीक है। इसी तरह से मैंने जो पब्लिक सबनेट था उसको भी मैंने बांटा था, ठीक है। तो वो भी हम एक बार देख लेते हैं हमने क्या IPs वगैरह लिए थे, तो हमें याद रहेगा। यहाँ पे था 10.0.50 हमने स्टार्ट किया था, 50.0 था और ये भी 24 सीरीज़ का था, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा करके ठीक कर लेते हैं। ये दूसरा जो मेरे पास था वो था 10.0.51.0/24, ऐसे कुछ बिल्कुल एग्जैक्टली जो है वहाँ पे हमने वही बनाया है, ठीक है। इसको रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, आपको समझ आ जाएगा। 10.0.52.0/24 ऐसा ही कुछ बनाया था हमने, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही बनाया था। ये आ गए हमारे आपके, चलिए ये हमारा नेटवर्क भी बन गया है। ये हमारा पब्लिक सबनेट था, ये हमारा प्राइवेट सबनेट था। अब इसके बाद हमने क्या किया था, ये इसके देखो जो भी है जो बात करते हैं ना, ये सिक्योरिटी ग्रुप के थ्रू ही बात करते हैं। और राउट टेबल इसके अंदर हम डाले थे। राउट टेबल के लिए मैं कुछ करता हूँ इसके लिए कि कुछ ऑटो सेव्स डाल देता हूँ, राउट टेबल ऐसे कुछ डाल देता हूँ मैं। तो इसको मैंने इससे बात करवाया था, इससे मैंने बात करवाया था, फिर मैंने इसको बोला था कि इससे ही बात कर लो, फिर मैंने कहा था कि इसको इससे बात करने के लिए, ठीक है। इसी तरीके से मैंने इसको बोला था कि आप इससे बात कर लो, फिर इससे बात करने के लिए भी कहा था मैंने। राउट टेबल एक्चुअली मैं राउट टेबल डाल रहा हूँ ऐसा आप मान के चलें, तो ये मैंने राउट टेबल यहाँ पे डाल दिया था। सेम इसी तरह मैंने इसको भी कहा था कि आप इससे बात कर लो, नेक्स्ट जो है आप इससे बात कर लो, और उसके बाद आप यहाँ से इसको ही बात कर लो। लेकिन इसके बीच में एक प्रॉब्लम ये थी, जो सिक्योरिटी ग्रुप होता है हमारा, ये बीच में आ गया था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, इस सिक्योरिटी ग्रुप को अब हम इसको यूज़ करेंगे, मतलब ये इसको हम यहाँ पे लेके आएंगे और समझेंगे। सिक्योरिटी ग्रुप जो होता है इसके बीच में होता है, और ये ऐसा कुछ आप मान के चलें। तब ये सिक्योरिटी ग्रुप ही एक बीच में, मतलब आपस में, मतलब ये सबसे बटा होता है। ये ऐसे भी मान के चलो, ऐसे ही बटा होता है, ऐसे ही बटा होता है, आप ऐसे मान के चलो। तो एक दूसरे से बात करने नहीं देगा जब तक से इसमें आप पोर्ट ना खोलें। तो हमने पोर्ट वगैरह भी खोला था। हमने उसके बाद क्या किया था ना, हमने किया था इसको, इस वाले पब्लिक वाले को हमने कहा था कि एक इंटरनेट गेटवे से इसको हम जोड़ देंगे। हमने यही डिसाइड किया था कि इसको इंटरनेट गेटवे से हमने ये वाले को, ये इस तरीके से, मतलब ये तीनों के लिए है, एक के लिए नहीं, तीनों के लिए, इस तीनों के लिए है, इससे हमने जोड़ दिया था, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया था, ये ALB तो इधर आ जाएगा, थोड़ा इसको और बड़ा करता हूँ।
यहाँ तक, ये ठीक है, अब थोड़ा सही है। इसके बाद हमने क्या किया था, इसको यहाँ पे इस वाले को भी हमने, प्रॉब्लम आई थी हमारे पास, हमने कहा था कि इसको भी इंटरनेट से बात करना है, लेकिन वन वे बात करना है, ठीक है। उसके लिए हमने क्या किया था, इसके अंदर हमने क्या किया था, इसके अंदर भी हमने एक कुछ जोड़ा था हमने, और वो जो था वो था नेट गेटवे NG, ठीक है, वो NG था, NG से हमने बात किया था, ठीक है। तो NG के थ्रू बाहर के ट्रैफिक से, मान के चलो कि मेरा इंटरनेट है हम इंटरनेट देख सकते हैं यहाँ पे कि मान के चलो मैं इंटरनेट ऐसे कर लेता हूँ, ये वाला ले लेते हैं, ये मेरा इंटरनेट है मान के चलो, ठीक है। ये मेरा कुछ ऐसा इंटरनेट है, ये मान के चलो इंटरनेट है मेरा, यहाँ पे लिख देता हूँ इंटरनेट या पब्लिक इंटरनेट, ऐसा कुछ लिख देता हूँ। तो यहाँ से इसको हमने नेट गेटवे के थ्रू जोड़ा था, और यहाँ से इसको हमने इंटरनेट गेटवे के थ्रू जोड़ा था, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया था, एक सिस्टम पे आई थिंक वो जो IP एड्रेस है हमने 11 ही लिया था। तो अगर आपको अच्छे से समझना है ना, या देखना है कि एग्जैक्टली वो कौन सा था, तो ये देखिए 10.0.50.219 ये कुछ IP हमारे पास आया था, ये वर्डप्रेस का IP था, ठीक है, इस सीरीज़ का। तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे एक लिख देता हूँ मैं, एक छोटा सा, यहाँ पे एक छोटा सा मैं यहाँ पे एक जगह बना लेता हूँ, ये जगह मेरा है, ठीक है। ये जो था मेरा ये वाला IP, ठीक है, ये क्या था मेरा WP वर्डप्रेस था ये मेरा, ठीक है, ये मेरा वर्डप्रेस था, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया था। तो ये एक मैंने इंस्टेंस बना दिया था, ये WP VM ऐसे लिख देता हूँ, WP VM मैंने बना दिया था यहाँ पे। सेम इसी तरह मैंने क्या किया था, एक डेटाबेस भी तो बनाया था ना मैंने, तो डेटाबेस कहाँ है वो, उसका जो IP था 10.0.1.142, ठीक है। तो 1 की सीरीज़ वाला कौन सा है, ये वाला है ना 10.0। तो यहाँ पे मैं एक और मैं ऐसा बनाता हूँ ना, यहाँ पे गया मैं, यहाँ पे मान के चलो ये जगह मैं इतना को घेर लेता हूँ, ये यहाँ पे मैंने क्या किया था, SQL डाल दिया था। IP क्या था इसका 10.0.1.142, एग्जैक्टली ऐसे ही था IP, ठीक है। यहाँ पे मेरा SQL का था और यहाँ पे मेरा वर्डप्रेस था। अब मैंने क्या किया था, एक लोड बैलेंसर बनाया था, यहाँ पे मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दिया था, इसको कनेक्ट करा दिया था इस SQL से। इसको कनेक्टिविटी देख लेते हैं कि चलो ये कनेक्टिविटी करा देते हैं इसको, ये यहाँ से ये यहाँ तक, ये कनेक्टिविटी हमने करा दिया। थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, ये अब सही लगेगा। तो अब ये डेटाबेस का कनेक्टिविटी हमने यहाँ से यहाँ करा दिया था, और ये हमारा वेबसाइट चलने लग गया था हमारे पब्लिक IP से। लेकिन हमने क्या कहा, पब्लिक IP अब यूज़ नहीं करेंगे, हम करेंगे हमारा ALB या लोड बैलेंसर, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक लोड बैलेंसर घुसा दिया इसके अंदर, ठीक है, एक लोड बैलेंसर हमने घुसा दिया। अब लोड बैलेंसर जो है यहाँ पे, इसका जो मेरे को इसका जो मिला URL वो क्या था, वो भी हम देख लेते हैं एक बार। बिल्कुल देखो, ये जो है ना, बिल्कुल आपको ध्यान से समझना होगा, क्योंकि ये एक एंटरप्राइज़ या एक बड़ा आप अच्छा एक प्रोजेक्ट बना सकते हो इसके बेस पे, ठीक है। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान देने का काम होगा ये। तो मैं इसका DNS नेम ले लेता हूँ, मुझे पता चले कि क्या है यहाँ पे। तो ये जो है मेरा, मैंने क्या किया था, एक ये ALB बनाया था ऐसा कुछ, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको, और इसको थोड़ा लंबा कर देंगे, यहाँ तक, ठीक है। ये ऐसा कुछ। तो ये जो ALB था, अब क्या हुआ, अगर मैं ये खोलता था ना तो मेरा ये वेबसाइट खुलता था, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया था। अब जैसे हम इस पर हिट कर रहे हैं ना, तो ये इस पे ALB पे जा रहा है, और ALB क्या कर रहा है, इस पे कनेक्ट हो रहा है,
ठीक है, थ्रू सिक्योरिटी ग्रुप ही हो रहा होगा, वो बात अलग है। तो ये इससे कनेक्टिविटी कर रहा था, यहाँ तक हमने कर लिया था। ये पब्लिक इंटरनेट हमने लिखा हुआ है, तो पब्लिक इंटरनेट के थ्रू मान के चलो, अगर मैं थोड़ा इसको भी आपको बताने की कोशिश करूँ तो सिंपल सा इसका यही बनता है। अगर मैं ऑटो सेप लेता हूँ यहाँ पे, मान के चलो यहाँ पे ये, ठीक है, और मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे ये लेने की, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बैठेगा। ये मेरा यूज़र है, ये मेरा यूज़र है, ये इंटरनेट से कनेक्टिविटी है और यहाँ से इसको कनेक्टिविटी है, ठीक है। तो इसके लिए भी कुछ कर देते हैं, ये यहाँ से इसको कनेक्टिविटी दे रहा है, ये ऐसे चल रहा था। यहाँ पे मेरा यूज़र था, ये पब्लिक इंटरनेट से कनेक्टेड है ये बेचारा, और इसने क्या किया, इस URL को टाइप किया तो ये ALB में गया और ALB से ये हमारे वर्डप्रेस के इंस्टेंस पे चला गया। और ये इंस्टेंस क्या कर रहा है, वो डेटाबेस से अपना जो भी वैल्यू वगैरह जो भी उसको काम का चीज़ लग रहा है उसको दे रहा है वो, ठीक है। तो इस तरीके से अभी हमने एग्जैक्टली अभी हमने बनाया था। नेक्स्ट जो है, ये जो है ना, इसको आपको क्या करना पड़ेगा। अब देखो, मैं तो चाहूँगा कि मेरा जो DNS है, या मैं DNS की एक एंट्री कर लूँ, उसका CNAME बना दूँ, वो इस पर ट्रांसलेट हो जाएगा। जैसे कि मैंने ऐसा किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अगर ब्राउज़र पे जाता हूँ अपने, सॉरी कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूँ, मैं क्या करूँगा ना, जैसे ये है मेरा, फिर से देखता हूँ क्या है ये, इसको मैंने कॉपी किया, वापस गया, ये फिर मैं वापस गया, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पिंग करूँगा किसको, लोड बैलेंसर को। तो ये देखिए, लोड बैलेंसर बिल्कुल पिंग हो रहा है, उसका IP ये है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस लोड बैलेंसर को ना, इस लोड बैलेंसर को मैं एक CNAME में कन्वर्ट करूँगा। CNAME क्या होगा मेरा, मान के चलो मेरा होगा वो, एक DNS की एंट्री करते हैं सबसे पहले। तो DNS की एंट्री क्या होगा, testwp.premcast.in, ठीक है, ऐसा कुछ होगा, ऐसा मैं कुछ करने वाला हूँ। तो अब क्या होगा, यहाँ पे मैं, अब DNS आपका कहीं एक्सटर्नल भी हो सकता है, आपका राउट 53 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो डायरेक्ट अब ALB पे नहीं आएगा, वो जो DNS जो रिजॉल्व होगा DNS सर्वर से होगा। तो इसको मैं फ़िलहाल ऐसे करता हूँ, हटा देता हूँ इसको, ये मैंने हटा दिया, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से आपको देखना होगा, समझना पड़ेगा। मैं करता हूँ DNS की एंट्री मुझे करनी है यहाँ पे। चलो मैं ऐसा कुछ करता हूँ यहाँ पे कि ये यहाँ पे मैं DNS का, मान के चलो ये DNS है मेरा, DNS, ठीक है। ये ऐसा कुछ मैं बनाया DNS। मैंने DNS में क्या करी, एक एंट्री कर दिया। एंट्री क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक एंट्री करने वाला हूँ, यहाँ से लिखता हूँ मैं testwp. ऐसा कुछ, ठीक है। ये मैंने एक एंट्री बना दिया है। ये कहाँ पे है मेरे DNS पे, ये यहाँ पे, आई थिंक इतने में आपको दिख जाएगा ये। अब क्या हो, जो पब्लिक एंट्री जो है, ये पब्लिक जो इंटरनेट वाला है, वो DNS से पहले तो DNS रिजॉल्व होगा ना। हमने आज तक तो यही पढ़ा था कि DNS रिजॉल्व होता है। तो वो क्या होगा, ये यहाँ से DNS रिजॉल्व कर लिया इसने, ठीक है। अब क्या हुआ, इसने क्या किया, इसको अब लोड बैलेंसर में अब यहाँ से भेजेगा, ठीक है। ये इस तरीके से काम होगा, मतलब testwp.premprakash.in है, वो इसको रिजॉल्व करेगा। इसको रिजॉल्व कैसे करेगा, CNAME की एंट्री से। हम एक CNAME की एंट्री करेंगे, वहाँ पे लिखेंगे testwp.premprakash.in, फिर हम CNAME का नाम ये लिख देंगे, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको देखते हैं कि मैंने एंट्री कर रखी है, आप इसको देख भी सकते हो। मैं testwp.premprakash.in जैसे एंटर करूँगा ना, इसको मैं पिंग करूँगा तो आपको शायद समझ आ जाए। ये देखिए बिल्कुल ऐसे, ठीक है। जब मैं इसको पिंग कर रहा हूँ तो CNAME की एंट्री क्या कर रहा है, उसको इससे मैप कर दिया है उसने, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा ELB होता है ना, उसके IP स्टैटिक नहीं होते, वो 3-4 या कई सारे IPs होते हैं और बार बार वो चेंज होते रहते हैं। तो हमें CNAME ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से ये काम करता है।
यहाँ तक बिल्कुल ठीक आ गए हम। अभी जो यूज़र है उसने क्या किया, testwp.premprakash.in पे जैसे ही उसने एंटर किया DNS को थ्रू वो रिजॉल्व हो गया इसमें, और यहाँ पे इस सीनेम पे फॉरवर्ड होके ALB पे चला गया। ALB ने फिर ये वर्डप्रेस को हिट किया, और वर्डप्रेस में अगर वो डेटाबेस की ज़रूरत पड़ रही तो यहाँ से कोई भी वैल्यू उठा के अपना आपको देगा। प्रैक्टिकल करके देखते हैं इसको कि सच में क्या ऐसा हो पा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये मेरा अभी भी चल रहा है, ये मेरा अभी भी, ये आप देखिए मेरा अभी भी चल रहा है, ये उसी पे चल रहा है, ठीक है। ये मेरा ALB पे चल रहा है। मैंने क्या करना है, मुझे टेस्ट WP, ये देखिए, तो मेरा टेस्ट WP, ये देखिए अब टेस्ट WP भी चल रहा है, सेम साइट है, बस ये कि इसका URL अलग है। मैंने बस ये क्या किया यहाँ पे, टेस्ट WP का एक CNAME बना दिया इसको। अब यहाँ से ट्रांसलेट हो जा रहा है, तो अब एक अच्छा प्रोफेशनल लग रहा है ना। ये तो AWS का है, अब मेरा प्रोफेशनल लग रहा है, तो यहाँ तक ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। अभी हम इस पे ही काम करेंगे। एक प्रॉब्लम मुझे और जो लग रहा है वो है सर्टिफिकेट का। बिना सर्टिफिकेट के क्या फ़ायदा, आजकल तो जितने भी ब्राउज़र्स हैं बिना सर्टिफिकेट के चलते नहीं है ना। उसको भी देखते हैं, उसको हम कैसे ठीक करते हैं। मैं क्या करूँगा, सर्टिफिकेट्स में आऊँगा, ACM होता है, इसको ACM कहते हैं, सर्टिफिकेट मैनेजर। यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने टेस्ट WP, ये जो है आपको बस इंपोर्ट पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे आपको आपका जो सर्टिफिकेट का बॉडी है, फिर प्राइवेट की है, और जो चेन्स है, जो रूट सर्टिफिकेट के जो चेन्स होते हैं, बस उसको डालना है, इंपोर्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप ऐसे करोगे ना, और आपका जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड होगा। देखो फॉर्मेट तो पैम में चाहिए और परफेक्ट फॉर्मेट होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। तो ये यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको अब हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे अब हम वो देखते हैं। अभी मैं यहाँ पे आ गया अपने लोड बैलेंसर में। मैं क्या करूँगा, जो लिसनर्स एंड रूल्स है ना, इसको थोड़ा समझेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, HTTP पे ही अपने इसको चला रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे लॉगिन करूँ, यूज़र नेम करूँ, तो वो प्लेन HTTP में जा रहा है, तो हैक हो सकता है ना, तो गलत है। तो HTTP को बंद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जैसे ही मैं बिना HTTPS के मैं लिखूँ, सिर्फ testwp.premprakash.in लिखूँ, तो वो HTTPS में कन्वर्ट हो जाए। मतलब HTTP to HTTPS रीडायरेक्शन, ऐसा कुछ मुझे करना पड़ेगा कि वो रीडायरेक्ट हो जाए। पहला चीज़ तो यही है। मैं करूँगा, यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट एक्शन है, रूल्स है। पर रूल्स को देखता हूँ क्या रूल इन लोगों ने बना रखा है। ये जो रूल है ना, ये कुछ आपके डिफ़ॉल्ट रूल है, नेम टैग, प्रायोरिटी, कंडीशन, कुछ कंडीशन वगैरह दे रखा है यहाँ पे। फॉरवर्ड बोल रहा है, टारगेट ग्रुप में फॉरवर्ड कर दो बोल रहा है, बिल्कुल ठीक बोल रहा है, अच्छी बात है। बट हमें ऐसा नहीं करना है एक्चुअल में। मैं चाहता हूँ ना, सबसे पहले तो दूसरा वाला लिसनर बनाते हैं, ठीक है। तो पोर्ट 80 पे तो चलो ठीक है, ये 80 पे चल रहा है। ये पोर्ट 443 पे तो चलना चाहिए, यहाँ पे HTTPS चलना चाहिए। मैं एक बार कोशिश करता हूँ, HTTPS में बनाऊँगा तो चलेगा ना। अब HTTPS करूँगा तो ही चलेगा ना। वहाँ पे मैं भी अपने लोड बैलेंसर को कन्फिगर ही नहीं किया, तो चलेगा कहाँ से। अब मैं क्या करूँगा, लोड बैलेंसर को कन्फिगर करूँगा। वो कैसे करना है, ऐड लिसनर पे क्लिक करेंगे। आप देखिए, अब आप हो कहाँ पे, आप लोड बैलेंसर के अंदर हो, अपने लोड बैलेंसर के अंदर हो। इसके अंदर आपने लिसनर्स एंड रूल्स पे आपको जाना है, ठीक है। आपको रिसोर्स मैप समझ आ जाएगा यहाँ पे कि लिसनर अभी क्या है हमारे पास, पोर्ट 80 है, ऐसे 443 भी होना चाहिए। उसमें कुछ रूल्स होगा, वो आपके टारगेट ग्रुप को और आपके इसको करेगा। तो यहाँ पे एक और आपको लिसनर बनाना होगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली अभी हम वही करने वाले हैं। इसको मैप में भी अपडेट करेंगे, आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। ये जो सॉल्यूशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसको मतलब एक अच्छा, मतलब जो इंटरमीडिएट आप बोल लो, या अच्छे क्लास का जो भी एक AWS का सिस्टम एडमिन है या डेवऑप्स वाला बनता है, उसको अच्छे से ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होता है। तो इस पर आपको खास ध्यान देना होगा, ठीक है। ऐड लिसनर पे मुझे क्लिक करना है। यहाँ पे मुझे समझना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। लोड बैलेंसर डिटेल्स, ठीक है। लोड बैलेंसर कुछ डिटेल वगैरह दे रहा है ये कि AZ जो है ये सब है, होस्टेड जोन, तो इधर मुझे ध्यान नहीं देना है। लिसनर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। यूज्ड फॉर कनेक्शन, ठीक है। मैं इस बार करूँगा भाई HTTPS में मुझे करवाना है, मेरे पास सर्टिफिकेट आ गया, तो ऑब्वियसली बात है 443 पे ही लेगा ये। फॉरवर्ड टू टारगेट ग्रुप्स, बिल्कुल ठीक है। आप टारगेट ग्रुप में ही फॉरवर्ड कर देना, बिल्कुल सही कर रहे हो, ठीक है। किस पे करना है, वेब सर्वर। तो भाई वेब सर्वर जो मैं टारगेट ग्रुप मैंने बनाया था, जिसमें मेरा इंस्टेंस है, तो वो तो चलेगा ना। तो ठीक है, बिल्कुल सही मैंने डाल दिया इसको। टारगेट ग्रुप स्टिकीनेस चाहिए, टर्न ऑन टारगेट ग्रुप स्टिकीनेस, हाँ बिल्कुल ये चाहिए होगा। बाई चांस लॉगिन कुछ होगा तो उसके लिए, तो इसको मैंने फ़िलहाल 1 घंटे के लिए स्टिकीनेस दे दिया है मैंने। ऑल सिक्योरिटी पॉलिसीज़ वगैरह हैं, काफ़ी सारे चीज़ें हैं ये, ठीक है। ये जैसे TLS 1.3 का ये जो रिकमेंडेड है ना, इसको आप डिफ़ॉल्ट ही रहने दें, ठीक है।
नए नए पॉलिसीज़ हैं। फ्रॉम ACM सर्टिफिकेट कहाँ से ले रहे हो भाई, मैंने ACM में इंपोर्ट किया था, या आप यहाँ पे भी डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे इंपोर्ट पे क्लिक करोगे, ये देखो यहाँ पे डालो, डायरेक्ट इंपोर्ट हो जाएगा, मतलब दो काम एक साथ ही हो जाएंगे। फिलहाल मैंने इंपोर्ट कर रखा है, तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ मैं सर्टिफिकेट चूज़ करूँगा। ये वाला सर्टिफिकेट था मेरा, मैंने चूज़ कर लिया। म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन MTLS, म्यूचुअल TLS ये बोल रहा है कि ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन ऑफर 2 वे पीयर, ठीक है, ये मैं करना चाहता हूँ। ठीक है, TLS पैस थ्रू करना है, वेरीफाई विद ट्रस्ट स्टोर, मैं पैस थ्रू करता हूँ। ठीक है, लिसनर टैग्स कुछ है, सर्वर साइड ऐसा कुछ है, इसमें मुझे रूल्स वगैरह कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं। डिफ़ॉल्ट एक्शन है, नो अदर रूल्स अप्लाई, ऑथेंटिकेशन वगैरह कुछ है, फॉरवर्ड टू टारगेट ग्रुप, बस यही कुछ बता रहा है। ठीक है, इसको एक बार ऐड करते हैं, देखते हैं क्या ये कितना प्रॉब्लम करता है या क्या इसमें दिक्कत करता है। ये देखिए नॉट रीचेबल क्यों बोल रहा है, इसको हमें समझना पड़ेगा, ये नॉट रीचेबल क्यों बोल रहा है और रूल्स क्या है इसके, ये भी समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये लिसनर चल रहा है तो पोर्ट 443 तो खुला होना चाहिए ना। जैसे पोर्ट 80 अब बाहर से खुला है हमारे वेब लोड बैलेंसर के लिए, तो पोर्ट 443 भी खुला होना चाहिए। नॉट रीचेबल क्यों बोल रहा है, सिक्योरिटी ग्रुप्स फॉर योर लोड बैलेंसर डोंट अलाउ ट्रैफिक ऑन दिस लिसनर पोर्ट, मैनेज योर सिक्योरिटी ग्रुप्स इन सिक्योरिटी टैब। देखिए क्या बोल रहा है ये, इसने आपको यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया बता भी दिया कि लोड बैलेंसर में आपने सिक्योरिटी ग्रुप में तो आपने डाला ही नहीं है पोर्ट, तो कहाँ से रीचेबल होगा, पहले इसने बता दिया। ठीक है, इसको हमें ठीक करना होगा, तो कैसे इसको ठीक करें, इसका सिक्योरिटी ग्रुप कहीं पे है, सिक्योरिटी ग्रुप इसका भी तो हमने सिक्योरिटी ग्रुप बनाया था ना ALB का। ठीक है, सिक्योरिटी पे जाता हूँ मैं, ये रहा मेरा सिक्योरिटी ग्रुप वेब SG01, हमने इसी को चूज़ किया था जहाँ तक मुझे याद है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, बस एक पोर्ट 443 को खोल देना है, किसके लिए, पब्लिक के लिए। जैसे मैंने पोर्ट 80 को खोला है ना, यहाँ पे मैं एडिट इनबाउंड रूल्स करूँगा, यहाँ पे मैं एक और ऐड रूल करूँगा, यहाँ पे मैं बोल दूँगा HTTPS, ये HTTPS आ गया मेरा। अब ये कस्टम है, इसको मैं बोल दूँगा एनीवेयर। ठीक है, ये 00 ऐड हो गया, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ, या यहाँ पे भी लिख सकता हूँ कि पब्लिक इंटरनेट ऐसे लिख सकता हूँ। बाकी ये दिखता है, आप लिखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। सेव रूल्स कर दिया, तो कहने का मतलब ये है कि अब मेरा पोर्ट खुल गया ना, अब तो ये चलना चाहिए। मैं लोड बैलेंसर पर जाता हूँ और देखते हैं अभी ये क्या कहता है, लिसनर के अंदर कुछ इसने कुछ किया, ये देखिए अब तो एरर नहीं दे रहा है ये, अब बोल रहा है कि खुल गया और कुछ सिक्योरिटी वगैरह दे रहा है, सर्टिफिकेट पास थ्रू बोल रहा है, नॉट अप्रूव बोल रहा है। ये सबको देखेंगे और क्या चीज़ें हैं ये। मैं क्या चाहता था ना, मैं एक बार कोशिश करूं कि ये चले। ठीक है, एक बार मैं एंटर करता हूं, देखते हैं चलता नहीं चलता, क्या इशू देता है ये। और बिल्कुल चलेगा ये देखिए बिल्कुल चल गया ये। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखो कनेक्शन सिक्योर बोल रहा है, बिल्कुल सही दे रहा है ये। कनेक्शन सिक्योर पे जाऊँगा मैं, अगर अपना एक्चुअल में ये मेरा इंटरनल जो मेरा जो एंटीवायरस है वो अपना खुद का लेता है, ऐसा कुछ है, प्रोडक्शन है इसमें। बाकी आप यहाँ पे अगर अच्छे से देखोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा फायरफॉक्स पे कि जो अपना व्यू सर्टिफिकेट है ना, तो ये देखिए ये आ गया। ट्रस्टेड मेरा कैस्पेस्काई से हुआ है, ये अलग चीज़ है, ये एक्चुअल मेरे एंटीवायरस है ना, बिल्कुल सब चीज़ को चेक करता है उसके लिए। बाकी ये टेस्ट WP है, और ये जो है लेट्स इनक्रिप्ट से मैंने इसको किया हुआ है। बाकी ट्रस्ट करवाया है ना इसने, कैस्पेस्काई आ रहा है, कोई बात नहीं, ये ठीक है। तो मेरा ये बिल्कुल अब HTTPS पे चलने लग गया। लेकिन अभी फिर एक सवाल आता है मेरे पास, क्या मेरा HTTP अभी भी चल रहा है क्या, देखते हैं। देखो ये गलत है ना कि HTTP पे भी चल रहा है, ये गलत है, इसको रिडायरेक्ट होना चाहिए। तो रिडायरेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो है रूल, इसको मैं कुछ छेड़ूंगा, मैं क्या बोलूँगा इसको, मैनेज रूल्स पे जाऊँगा, एडिट रूल्स पर जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे ये कुछ मुझे बता रहा है कि फॉरवर्ड टू टारगेट ग्रुप डिफ़ॉल्ट एक्शन। ठीक है, डिफ़ॉल्ट एक्शन ये समझ नहीं आ रहा है, इसको कैसे किया जाए। इसको करते हैं, एक्शन पे क्लिक करके एडिट लिस्नर कर सकते हैं, फिर कुछ समझ आए। ये क्या कर रहा है, प्रोटोकॉल HTTP है, ठीक है 80, ये है ना रिडायरेक्ट टू URL। ठीक है, फॉरवर्ड टू टारगेट ग्रुप की जगह रिडायरेक्ट टू URL कर दो, URI पार्ट्स फुल URL, आप ये भी तो कर सकते हो। प्रोटोकॉल HTTPS ही होगा, पोर्ट नंबर आप पोर्ट नंबर भी डाल सकते हो चाहो तो, किस पोर्ट पे आपको करना है। ठीक है, फुल URL भी आप डाल सकते हो, ये इस तरीके से, ऐसा हमने, आपको याद होगा ऐसा हमने देखा था। होस्ट पाथ नेम क्वेरी, तो ये भी बिल्कुल परफेक्ट काम करता है। ठीक है, और ये परमानेंटली मूव 301, आपको अच्छे से याद है कि जैसे रिडायरेक्ट होता है तो रिडायरेक्ट का जो कोड है वो 301 होता है। ठीक है, मैं वो करके देखता हूँ क्या कहता है ये। फ़िलहाल तो ये
मैंने इसको चेंज कर दिया और ये चल रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है मेरे को। बस अब मुझे ये देखना है, अगर मैं कर्ल करूँ या मैं फिर से इस पे जाऊँ तो ये क्या रीडायरेक्ट होता है। देखिए अभी ये बिना सर्टिफिकेट के है, कनेक्शन इज़ नॉट सिक्योर बोल रहा है। अगर मैं इसको एंटर करूँ तो ये HTTPS पे कन्वर्ट हो जाना चाहिए। देखिए बिल्कुल कन्वर्ट हो रहा है। तो अब मेरा जो HTTP से HTTPS की तरफ जो मेरा रीडायरेक्शन है बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है, जो कि हम चाहते। तो यहाँ तक तो हम परफेक्टली आ गए हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, मेरा सर्टिफिकेट वगैरह जो भी चीज़ें हैं बहुत अच्छे से चल रहा है। ठीक है, रूल्स आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम आगे और भी वीडियोस आएंगे उसमें समझेंगे क्या चीज़ें हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे तरह के ऐसे आपको डिफ़ॉल्ट एक्शंस वगैरह में ना काफ़ी सारी चीज़ आप बना सकते हो। अगर आप वेब सर्वर पे इस तरह के रूल्स या रिडैक्शन रूल्स और भी कई सारे जो कोडेड वो हैं उसको आपको बनाने आता है, एग्जैक्टली ये वैसे ही है, ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, तो वहाँ से अगर आपने वहाँ पे अच्छे से आपको नॉलेज है तो आप इसको आराम से हैंडल कर पाओगे। तो यहाँ पे हमने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। अभी हमने क्या किया ना, यहाँ पे हमने ये जो ALB है यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक यहाँ पे हमने एक काम किया है। यहाँ पे हमने क्या किया, पहला चीज़ HTTPS कर दिया पहला, ठीक है, और दूसरा मतलब सर्टिफिकेट लगा दिया, पहला चीज़। दूसरा हमने रीडायरेक्ट भी कर दिया, ठीक है। ये दो चीज़, सर्ट और रीडायरेक्ट, ये दो काम हमने इसके अंदर कर दिए हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज करना चाहूँगा, ये इसको सेम एग्जैक्टली इसी कलर पे ले आते हैं, ये वाला कलर है, कोई नहीं, ये इतना ही रहने दो। तो ये जो ALB है मेरा, अब सर्टिफिकेट भी डाल दिया हमने इसमें और एक रिडायरेक्शन भी डाल दिया। अब क्या है, जैसे जब यहाँ पे जा रहा है ना, कोई सिर्फ बिना HTTPS लगाए भी कर रहा है तो वो अपने आप रिडायरेक्ट होकर HTTPS में सर्टिफिकेट के थ्रू ही जा रहा है। अब हमारा HTTP है वो बंद हो गया है, लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और आने वाली है, उसको भी देखते हैं। बहुत लोग इसको इग्नोर करते हैं बट समझ नहीं पाते। मैं अच्छे लोगों को देखा हूँ, मैं समझ नहीं आता उन लोगों को कि ये क्या चीज़ है, कैसे है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ ना, एक मेरे को जो समझना है वो ये है कि मैं अभी टारगेट ग्रुप में हूँ, ठीक है, और टारगेट्स पे मैं गया, ठीक है। यहाँ पे पोर्ट 80 हेल्दी, हाँ ठीक है, यहाँ तक तो सही है। हेल्थ चेक्स में जाते हैं, आई थिंक ये भी ठीक है, 200 आ रहा है। लेकिन माइट भी हो सकता है कि थोड़े टाइम बाद ये फेलर हो जाए, उसको भी हम चेक करेंगे कि क्यों फेलर होगा। ठीक है, या तो आप मुझे बताएं कि ऐसा क्यों हो सकता है कि ये फेल हो। ठीक है, तो उसको हम देखेंगे, अगर जब फेल होगा तो इसको और थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। बाकी ये है कि मेरा साइट जो है बिल्कुल परफेक्टली चल गया, तो यहाँ तक तो मैं बिल्कुल परफेक्टली आ गया हूँ। अब बात करते हैं हमारे ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स की। अब हम उस पे जाएंगे, तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स में आते हैं। ये क्या कहता है ना, अगर आपको इसको यूज़ करना है, ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे जाता हूँ, ठीक है, मैं ग्रुप का नाम कुछ भी डाल दूंगा, लेकिन कहता है कि लॉन्च टेम्पलेट। भाई तो टेम्पलेट कुछ दो ना आप। अब टेम्पलेट कैसे देना है, क्रिएट अ लॉन्च टेम्पलेट, ये ऐसा कुछ बोल रहा है कि लॉन्च टेम्पलेट दो। ठीक है, तो मैं लॉन्च टेम्पलेट देता हूँ, यहाँ पे टेम्पलेट का नाम लिखूँगा और यहाँ पे इंस्टेंस टाइप बताऊँगा इसको, और भी काफ़ी सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, स्टोरेज कौन सा होगा, कैसे होगा, AMI कौन सा AMI आपको यूज़ करना है ना, वो सब चीज़ें, इंस्टेंस का टाइप वगैरह सब कुछ आपको लॉन्च टेम्पलेट आपको बताना पड़ेगा। तो लॉन्च टेम्पलेट आप यूज़ करोगे तब जाके चलेगा। अब लॉन्च टेम्पलेट क्यों ज़रूरत है, अभी है ना ये जो टेम्पलेट वाला जो सेक्शन है वो आया, वो इसलिए ज़रूरत है कि जब भी आपका ये जो ऑटो स्केलिंग ग्रुप काम करेगा, क्या करेगा वो, कोई ना कोई तो इसको इमेज चाहिए ना। इमेज से क्या होगा, इमेज से वो नया बनाएगा, तो एक स्टेबल एक इमेज चाहिए। बाकी हमने क्या किया था, गलती क्या करी थी, गलती नहीं मतलब हमने जो कॉन्फ़िगरेशन क्या करी थी, हमने PHP डाला था, MySQL डाला था। चलो MySQL तो चलो ठीक है, बैकएंड सर्वर में उसको हम नहीं छेड़ना, हमें सिर्फ वेब सर्वर्स को छेड़ना है। हमने सेम वैसी वेब सर्वर्स और बनाने हैं, अपने आप बन जाए, अपने आप घट जाए, ऐसा इसको कहते हैं ऑटो स्केलिंग। कैसे बनेगा, ये एक बहुत बड़ी समस्या है, इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल सा है कि अगर वहाँ पे मैं, चलो ठीक है, लॉन्च टेम्पलेट से मैं बना रहा हूँ और मैं एक AMI उठाता हूँ उबंटू वाला, चलो ठीक है मैं उठा लिया, लेकिन फिर PHP वगैरह कैसे कॉन्फ़िगर होगा ये हमें समझने की ज़रूरत है।
क्रिएट लॉन्च टेम्पलेट में मैं गया, क्या मैं यहाँ पे उसके बाद PHP वगैरह कुछ डाल सकता हूँ? नहीं डाल सकता हूँ। सोर्स टेम्पलेट है कुछ, रिसेंटली लॉन्च्ड, करंटली इन यूज़, इंस्टेंस टाइप, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। और ये थोड़ा सा मुझे समझ से बाहर लग रहा है कैसे कैसे इस पर काम होगा। बाकी कोशिश हम करेंगे, इसको बिल्कुल कोशिश करेंगे भाई कि कैसे चलेगा ये। यहाँ पे कुछ सोर्स टेम्पलेट, यू कैन ऑप्शनली स्पेसिफाई सोर्स टेम्पलेट इफ़ यू वुड लाइक टू क्रिएट अ टेम्पलेट फ्रॉम अनदर एग्जिट। ठीक है, यहाँ तक तो मुझे समझ आ रहा है। ये लॉन्च टेम्पलेट AMI कुछ बता रहा है कि क्या AMI है, रिसेंटली लॉन्च्ड बोल रहा है यहाँ पे, करंट इन यूज़ बोल रहा है। ये क्या चीज़ है? उबंटू इमेजेस ऐसा कुछ है, कैनोनिकल, वेरीफाइड प्रोवाइडर, डोंट इंक्लूड इन लॉन्च टेम्पलेट, इंस्टेंस टाइप को। ठीक है, कंपेयर। तो थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूज़न लग रहा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन मुझे क्या लगता है मैं आपको बताता हूँ। हमें एक AMI चाहिए होगा जिसमें से पहले सब जो भी चीज़ें हैं पहले से सब चीज़ के अंदर कन्फिगर हो, है ना, पहले सब चीज़ कन्फिगर हो। उसका हम इमेज बना लेंगे, उसी इमेज से नए मशीन बना लेंगे। हम बोल देंगे ना ऑटो स्केलिंग ग्रुप को कि भाई ये इमेज है हमारा बना बनाया, इसी को यूज़ करके आप बनाओ। हमने सेटिंग पहले कर रखी है, बस आप इसको लॉन्च धड़ाधड़ लॉन्च करते जाओ। ऐसा कर सकते हैं ना? ठीक है, तो ये हमें आइडिया बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, समझ गए। लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, एक लॉन्च कॉन्फ़िग भी है यहाँ पे। पहले लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन ही हुआ करता था, ये अभी टेम्पलेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें, मैं जाता हूँ मेरे वर्डप्रेस पे। ठीक है, मैं गया वर्डप्रेस पे। ठीक है जी, यहाँ पे गया cd var www html। ठीक है, ls-last। अब देखें यहाँ पे क्या है। यहाँ पे कुछ फोल्डर, जैसे कि एक फ़ाइल था हमारा, अब हमें फ़ाइल को भी समझना पड़ेगा ना कि अगर मैं शेयर्ड भी तो होना चाहिए, या तो ये पूरा का पूरा शेयर्ड में हो, var www html, इसको मैं पूरा शेयर्ड में डाल दूँ, एक तो ये चीज़ है। या अलग अलग आपको और ग्रेनुलर करना है तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है, सबसे सिंपल तरीका यही कि var www html को आप बाहर निकाल दो, मतलब कहने का मतलब एक शेयर्ड स्टोरेज में डाल दो, और जितने भी आपके इंस्टेंसेस बनेंगे उससे माउंट करा देना। जो fs टैब होता है ना हमारा, cat etc fs टैब, ये तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, हम अगर लिख दें कि ये जो है इसको माउंट कर लो, हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल एक शेयर बना लेंगे, उसके अंदर var www html को डाल देंगे। ठीक है, और फिर वहाँ से वो पिक कर लेगा उसको डायरेक्टली। उसको एक ये सबसे सिंपल तरीका ये है, बट इतना सिंपल तरीके से भी लोग नहीं करते हैं। लोग क्या करते हैं, सिर्फ ये देखते हैं कि कौन कौन से इसमें ऐसे फाइल हैं जो स्टैटिक हैं, कौन से डायनेमिक है। मतलब स्टैटिक कहने का मतलब है कि कौन से ऐसे फाइल हैं जो कभी यहाँ पे चेंज नहीं होने वाले, और कौन से फाइल हैं जो यहाँ पे चेंज होते रहेंगे या कुछ ना कुछ नया फाइल आते रहेगा। तो उसके लिए आपको वर्डप्रेस को समझना जरूरी है। मैं तो सिर्फ वर्डप्रेस तो बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, सबको पता है इसके बारे में, तो आप तो आराम से इसको कर लोगे। लेकिन आपका जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज पे बना हो, तो आपको पहले अपने डेवलपर से ही पूछना पड़ेगा ये बात कि भाई आप मुझे बताओ कि आपका जो एप्लीकेशन है उसमें कौन से ऐसे डायरेक्टरी हैं जो बार बार चेंज होते रहते हैं या उसके अंदर कुछ नया चीज़ डलते रहता है। तो ये मैं एग्जांपल इसीलिए मैंने लिया है। तो इसमें जो मोस्टली जो चेंज होता है ना वो यही है, हम जब भी टेम्पलेट वगैरह इंस्टॉल करते हैं ना, वो फोल्डर कहाँ पे जाते हैं, हम कोई भी नया आर्टिकल बनाएंगे तो वो कहाँ पे जाता है, जो फोटोज़ हम अपलोड करते हैं वर्डप्रेस पे वो कहाँ पे जाता है, तो उसको आपको समझना है। वो डायरेक्टरी होता है WP कंटेंट, ये वाला। मैं क्लियर करता हूँ, LS करता हूँ। ये यहाँ पे देखिए आप प्लगइन्स, थीम्स, ये सब यहीं पे आता है। ठीक है, यहीं पे आपका एक अपलोड नाम का फोल्डर भी बनेगा, जहाँ पे जितने भी अपलोड्स वगैरह होते हैं ना, WP कंटेंट के अंदर अपलोड्स नाम का फोल्डर बनेगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ अगर आपको समझना है तो। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे कि हम कभी भी कोई फाइल जब डालते हैं ना इसके अंदर, तो वो एक फ़ोल्डर के अंदर जाता है जिसको हम कहते हैं, वो आता है हमारे CD WP कंटेंट के अंदर। ठीक है, कंटेंट के अंदर जाता है, इसके अंदर एक फाइल बनेगा, फोल्डर बनेगा अपलोड्स। तो कहने का मतलब है कि ये मेन आपका एक डायरेक्टरी है
जिसके अंदर हमेशा कुछ न कुछ नए फाइल्स वगैरह चेंजेस वगैरह होते रहते हैं। बाकी और किसी फाइल्स में उतना नहीं होता। हाँ, कैसे वगैरह होता है वो बात अलग है, लेकिन और किसी फाइल्स में चेंजेस नहीं होते। तो आप ये भी कर सकते हो कि सिर्फ इसी डायरेक्टरी को आप बाहर रख सकते हो। एक ये भी काम कर सकते हो, मतलब जो अगर कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन होते हैं ना, जो आपके कस्टमाइज एप्लीकेशन होते हैं, उस पर भी ऐसे ही होगा। आप क्या चाहोगे कि आपका जो भी ये वेब के कंटेंट हो वो आपके वेब सर्वर पे ही हो, और बाकी जो हो वो क्या हो, जो मतलब डेटा हो, डेटा अलग शेयर फोल्डर में हो। ऐसा कर सकते हो। बट आपको सिंपल अगर करना है तो सबसे बढ़िया मैं आपको बता रहा हूँ, वह www.html को आप डाल दो बाहर में शेयर्ड में, और जैसे ही वो लॉन्च करे अपने आप उसमें माउंट हो जाए। ऐसा कुछ आपको करना पड़ेगा, ठीक है। उसका तरीका आप समझते हैं कि हम कैसे उसको कर सकते हैं। बाकी मैं ये कोशिश करूँगा कि WP कंटेंट को ही मैं बाहर रखूँ, ठीक है। आपको सिमलिंक पता है तो सिमलिंक के थ्रू वो पॉसिबल है। तो मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, कुछ है हमारे पास EFS मैनेज्ड फाइल स्टोरेज फॉर EC2, ऐसा कुछ होता है EFS। अब ये क्या करता है ये हम समझते हैं। या तो मैं S3 बकेट यूज़ करता, लेकिन वो माउंट कैसे होगा, ये माउंट तो हो जाता है लेकिन थोड़ा सा उसमें भी दिक्कत है। बाकी ये जो है ना, ये एग्जैक्टली जिस काम के लिए बना है वो उसके लिए परफेक्ट है। क्रिएट फाइल सिस्टम में करूँगा यहाँ पे, ये आपका शेयर्ड बिल्कुल अच्छा काम करता है। ये यहाँ पे वो क्रिएट फाइल सिस्टम, अप्लाई अ नेम टू योर फाइल सिस्टम, ऑप्शनल है नेम। VPC पूछ रहा है, मैं इस वाले VPC के लिए बनाना चाहता था। इसको मैं लिख देता हूँ कि WP डेटा, ऐसा कुछ लिख देता हूँ। अब आप समझे, ये जो चीज़ें हैं आपके कुबरनेटिस में भी यही सब काम आने वाले हैं। आप जो कुबरनेटिस में आप जो चीज़ लिखोगे ना YAML फाइल में, है ना, वो सब यही है। हाँ, ये वर्चुअल मशीन के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप ये चीज़ सब करना स्टार्ट कर दोगे जब जान जाओगे तो आप उसको भी आप आराम से कर सकते हो। फिलहाल मैं क्रिएट करता हूँ उसको, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये मेरा कुछ आ गया है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ डेटा साइज़ वाइज क्या होगा कुछ मैंने देखा ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। कोई नहीं, देखते हैं इसको भी। यहाँ पे WP डेटा पे क्लिक करता हूँ मैं। ये क्या है, 6 KB कुछ बोल रहा है। ये मॉनिटरिंग है, टैग्स है, फाइल सिस्टम का पॉलिसीज़ वगैरह, एक्सेस पॉइंट है, क्रिएट एक्सेस पॉइंट बोल रहा है, नेटवर्क बोल रहा है, कुछ रेप्लिकेशन बोल रहा है। तो वो रेप्लिकेशन भी आप करा सकते हो इसको चाहो तो। ये देखिए अवेलेबल कहाँ कहाँ पे है, ये मेरे कुछ सबनेट्स वगैरह दिखा रहा है, इस पर ही है। क्रिएट कर रहा है माउंट टारगेट स्टेट, अभी क्रिएट कर रहा है माउंट टारगेट, ठीक है। तो यहाँ से कुछ थोड़ा सा समझ आ रहा है मुझे। ये क्या होगा, ये आपका एक शेयर्ड स्टोरेज होगा, इसी पे हम कंटेंट फोल्डर को इसके अंदर हम डाल देंगे और उसको माउंट करा देंगे वहाँ पे। जैसे ही हमारा इंस्टेंस लॉन्च होगा ऑटोमेटिकली इसको माउंट कर लेगा ताकि उसको शेयर डेटा मिल जाए, और वैसे आपका उससे आपका वर्डप्रेस चल जाएगा। अगर ये माउंट नहीं हुआ तो आपका वर्डप्रेस नहीं चलेगा, बोल देगा कि अपलोड ही नहीं हो रहा, फोल्डर ही नहीं बोल देगा या चलना ही बंद कर देगा, ठीक है। ऐसा कुछ है। कोशिश करते हैं, देखते हैं थोड़ा टाइम लगा के इसको, कितना टाइम लगता है इस पर, थोड़ा वेट करते हैं। चलिए, तो हमारा EFS जो है ना वो बन गया है यहाँ पे, ठीक है। अब EFS की बात करते हैं, थोड़ा इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। ये जो है कुछ रेप्लिकेशन ओवरराइड प्रोटेक्शन इनेबल्ड है, यहाँ पे रीजनल है, अवेलेबिलिटी जोन, क्रिएशन टाइम बता रहा है। फाइल सिस्टम का स्टेट जो है, फाइल सिस्टम हमारा तैयार हो चुका बोल रहा है। ये 6 KB का साइज़ अभी बता रहा है, स्टैंडर्ड साइज़। ये फाइल सिस्टम का ID है और ये मेरा नेम है, ठीक है। इस पर मैंने क्लिक किया तो कुछ दिखा रहा है इसके अंदर। ये लाइफ साइकिल मैनेजमेंट भी बता रहा है कुछ, कि ट्रांजिशन हो जाएगा 90 दिन में आर्काइव में। इसको आप चाहे तो एडिट करके ठीक भी कर सकते हैं, आप चाहे तो डेटा उसी पे रख सकते हैं EFS पे, लेकिन उसके कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। EFS बहुत S3 से भी ज़्यादा महंगा लगता है ये, आप इसको आप मान के चलें। ये DNS नेम है कुछ यहाँ पे, ये DNS नेम है और इसी के थ्रू हम इसको एक्सेस कर पाएंगे। मैं इसको अगर पिंग करूँ तो आई थिंक ये पब्लिकली एक्सेसिबल अगर होगा, देखते हैं पब्लिकली अगर एक्सेसिबल है तो। पब्लिकली अगर एक्सेसिबल है तो हमारे लिए प्रॉब्लम करेगा ये। मैं CMD पे आया, पिंग करता हूँ, एक बार देखता हूँ। नहीं, ये पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है।
कुछ इसके सिक्योरिटी ग्रुप वगैरह कुछ करना पड़ेगा, ये भी हमें देखना पड़ेगा। फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ ना, एक बार इसको अंदर से पिंग करके देखूँ क्या कहता है, वो एक्सेसिबल है कि नहीं है। पिंग करूँगा इसको, तभी से पिंग नहीं हो रहा। ठीक है, नेम और सर्विस नॉट नोन, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि ये क्या है। ठीक है, इसको भी देखेंगे। फ़िलहाल हमारा यहाँ पे जो स्टोरेज है आ गया है, मीटर्ड है यहाँ पे, साथ में मॉनिटरिंग यहाँ पे बताएगा। तो EFS है, जैसे आपका NFS का जो शेयर स्टोरेज होता है ना, ये वैसे ही है। आप चाहे तो इसको NFS की तरह माउंट कर सकते हैं अपने सिस्टम्स पे और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए यूटिलाइजेशन वार्निंग बता रहा है ये यहाँ पे, अगर कितने परसेंट है 75% पे आएगा तो ये वार्निंग देगा और आपको बताएगा इसको और बढ़ाना है या क्या करना है। टैग के बारे में आप समझ सकते हैं, इसमें आप टैग डाल सकते हैं। फाइल सिस्टम की कुछ पॉलिसीज़ वगैरह हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एक्सेस पॉइंट देखते हैं। एक्सेस पॉइंट फ़िलहाल कोई भी एक्सेस पॉइंट नज़र नहीं आ रहा मुझे। नेटवर्क देख लेते हैं एक बार। नेटवर्क में AZ जो है ये वो दिखाई दे रहा है। मैं एक बार इसको मैनेज पे जाता हूँ, देखता हूँ इसके अंदर और क्या कर सकते हैं हम। यहाँ पे जो माउंट टारगेट्स है ना, मतलब जो सोर्स बताया गया है कि ये जो है ये इनको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, VPC मैंने अपना वाला VPC दिया था, मैंने बिल्कुल ठीक किया था। ठीक है, यहाँ पे मैं समझ पा रहा हूँ। देखो मेरे को वेब सर्वर्स के अंदर ही इसको माउंट कराना है, मेरे को डेटाबेस के अंदर नहीं कराना। ये जो मेरा आ गया है ना, ये गलत आया हुआ है, इसको मैं क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा। ये मुझे नहीं चाहिए। मुझे मेरे तीनों जो सबनेट्स हैं पब्लिक वाले, वो वेब सर्वर्स होंगे ना तीनों, मैं भी एक ही मैंने बनाया है, उस पर 3 मैं बनाऊँगा, अलग अलग उस पर बनेंगे, तो मुझे ये नहीं चाहिए होगा। ठीक है, फ़िलहाल मैं इसको रिमूव करके सेव करता हूँ, देखता हूँ क्या कहता है। माउंट टारगेट डज नॉट हैव अ नेटवर्क इंटरफेस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको समझते हैं। माउंट टारगेट्स में अब ये डिलीट कर रहा है ये। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैनेज में फिर जाऊँगा मैं और मैं माउंट टारगेट बनाऊँगा। ये तो चलो डिलीट हो जाएगा। ऐड माउंट टारगेट करूँगा, मेरा भी 1C आ गया है, 1A आ गया, 1B नहीं आया है। ये 1B आया है लेकिन ये प्राइवेट वाला आ गया है, मुझे पब्लिक वाला चाहिए। 52 आ गया, 50 आ गया, 51 बाकी है। मैं ऐड माउंट पे जाऊँगा, यहाँ पे चूज़ करूँगा। एक्चुअली मुझे 1B करना है लेकिन अभी वो ग्रेड आउट इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी डिलीट नहीं हुआ। जब डिलीट हो जाएगा ना अच्छे से तो वो भी दिखा देगा और उसको अपने मर्ज़ी से मैं इसमें कर पाऊँगा। फ़िलहाल ये 1A में इस वाले सीरीज़ में मेरा एक पड़ा हुआ है, इस पर मैं माउंट करके देखूँगा मैं इसको, फिर बाद में भी इसको मैं ऐड कर सकता हूँ। अगला मुझे जो करना है वो यही है, NFS को माउंट करना मेरा पहला प्रायोरिटी होगा। तो वो देखते हैं वो हम कैसे करते हैं। एक जो गलत चीज़ मुझे और दिखाई दे रहा है वो ये वाला दिखाई दे रहा है, जो सिक्योरिटी ग्रुप है ना, ये डिफ़ॉल्ट वाला ले रहा है। मुझे डिफ़ॉल्ट वाला बिल्कुल नहीं डालना है यहाँ पे, मैं डिफ़ॉल्ट वाला नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि वेब वाला ही मैं यूज़ करूँ, WebSG यूज़ करूँ यहाँ पे भी और वहाँ पे भी। तो WebSG यहाँ पे भी कर दिया मैंने और यहाँ पे भी मैं करूँगा WebSG। ठीक है, क्योंकि मैं एक ही जगह मैनेज करना चाहूँगा कि ये जो NFS का जो है, जो भी पोर्ट हो 1029 हो या कोई भी पोर्ट हो, वहाँ से EC2 के इंस्टेंस से मैं इसको एक्सेस कराना चाहूँगा ना, तो शायद होगा तो मुझे SG जो सिक्योरिटी ग्रुप है उस पर शायद मुझे एक रूल बनाना पड़े। ठीक है, इसके लिए मैं इसको करूँगा WebSG वाला ही मैं इसको करूँगा। एक बार सेव कर देता हूँ इसको। ये अभी आया नहीं अभी भी मेरे पास। फ़िलहाल इसको रिमूव कर देता हूँ, सेव करता हूँ। फ़िलहाल 2 जोन पे भी चल रहा है ना, बाद में इसको ऐड कर लेंगे। माउंट टारगेट नॉट फाउंड बोल रहा है अभी भी। एक्सेस पॉइंट कुछ स्पेसिफिक है यहाँ पे। क्रिएट एक्सेस पॉइंट के अंदर क्या है, ये है डिफ़ॉल्ट्स टू रूट डायरेक्टरी पाथ ऑप्शनल बोल रहा है। EFS का एक्सेस पॉइंट का नाम बोल रहा है। पॉजिक्स यूज़र के लिए क्या होगा, रूट डायरेक्टरी क्रिएशन परमिशन ऑप्शनल है। ये टैग है इसका, मतलब एक माउंट पॉइंट आप बना रहे हो। चूज़ द फाइल सिस्टम टू विच यू एक्सेस पॉइंट इज़ एसोसिएटेड। तो मैं फ़िलहाल इस पर बनाना चाहता था। EFS एक्सेस पॉइंट नेम बता दो, डिफ़ॉल्ट बता दो, रूट, उसके हिसाब से एक्सेस पॉइंट बन जाएगा। ऐसा ये कुछ बोल रहा है। ठीक है, करते हैं उसको भी। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा ना, मैं यही कोशिश करूँगा कि पहले एक्सेसिबल तो हो जाए, ये मेरे इस इंस्टेंस से एक्सेसिबल हो जाए। NFS पहले तो NFS डालना ही पड़ेगा ना। एक ये प्रॉब्लम है कि NFS भी डालना पड़ेगा। NFS का जो सॉफ्टवेयर होता है वो मुझे डालना पड़ सकता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे एप्ट इंस्टॉल, मैं लिखूँगा NFS कॉमन। ठीक है, और
ठीक है, ये सॉरी ये कॉमन स्पेलिंग गलत है, COMMON। तो ये एक यूटिलिटी होता है आपके NFS के माउंट करने के लिए। तो जब जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा NFS की यूटिलिटी आपका यहाँ पे हो जाएगा। इसको एक बार क्या करेंगे, मैं क्लियर करता हूँ। एक बार सर्विस का स्टेटस देख लेते हैं क्या कहता है ये। सिस्टम CTL स्टेटस NFS यूटिल्स, ये अभी इनएक्टिव बोल रहा है ये। तो क्या मुझे इसे चला देना चाहिए, ये देखना पड़ेगा। सिस्टम CTL स्टेटस, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। अभी हम क्या करेंगे ना, जो हमारा EFS का IP है या उसका जो URL है उसके थ्रू इसको माउंट करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे आता है कि नहीं आता है। मैं क्या करूँगा ना, CD करूँगा, एक बार होम डायरेक्टरी पे जाता हूँ या CD करके रूट पे चला जाता हूँ। मैं एक बार देखता हूँ इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। मैं क्या करूँगा ना, मैं या तो मैं इसको यहीं पे माउंट कर दूँ या HTML के अंदर माउंट करूँ। तो माउंट मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्टरी करता हूँ mkdir -p wp -p के बाद wp डेटा लिख देता हूँ, मान के चलो, ठीक है। ये तो मैं यहीं पे इसको माउंट करूँगा और मैं रीडायरेक्ट कर दूँगा कि यहाँ पे पूरे फाइल्स आए, ठीक है। ऐसा कुछ मैं करने वाला हूँ। चलिए तो फिर देखते हैं उसको हम कैसे कर पाते हैं। सबसे पहले WP डेटा आ गया। अब NFS का जो है, मैं अगर करूँ NFS का जो माउंट वाले कमांड वगैरह चला के देखूँ तो कमांड तो चलना चाहिए ना, माउंट -t NFS 4 ऐसा कुछ होना चाहिए। तो ठीक है, कमांड तो मेरा चल रहा है, इसका मतलब यही है, ठीक है। यहाँ पे वो माउंट हो जाना चाहिए। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो इसका सिक्योरिटी ग्रुप है, मैंने अभी यहाँ पे ये किया ना कि मेरा जो सिक्योरिटी ग्रुप है इसके अंदर, ये साइन इन को बोल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे मेरा ना जो नेटवर्क मैं देख रहा हूँ ये फ़िलहाल तो डिलीट हो गया है। मैं जल्दी से इसको ना एक और अपने नेटवर्क को ऐड कर देता हूँ। ऐड माउंट टारगेट 1B है, 1B के आगे मेरा जो है पब्लिक सबनेट होना चाहिए। बस यहाँ पे यही गलती थी, पब्लिक सबनेट नहीं था। ऑटोमेटिक, ये देखो ये IP एड्रेसेस है। अब IP एड्रेस किस चीज़ का है, ये इस माउंट का है, शेयर के माउंट का है, ठीक है। मतलब ये जो शेयर है इसका माउंट, जैसे अगर आप 1A में आपका मशीन है वो इस पे होगा, 1C में है तो इस पे होगा। तो ये अलग अलग तरीके से करवा रहा है ये, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम करते हैं। यहाँ पे मैं डालूँगा, ये ऑटोमेटिक है, अपने आप ही ले लेगा वो। और सिक्योरिटी ग्रुप में WebSG ही यूज़ करूँगा ये, और इसको करता हूँ मैं सेव। आई थिंक सेव करने से ये हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने, अब मेरे तीनों जो सबनेट है वो इसके अंदर ऐड हो गया, इसका भी IP आ गया। मैं 1A की बात करता हूँ तो 1A का IP ये है। बाकी आई थिंक इसको DNS से करने से आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपको IP का चक्कर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग सबनेट्स पे अगर आपके अलग अलग वेब सर्वर्स हैं तो उनको वो कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो आई थिंक वो DNS के IP से शायद वो कर लें, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे यही समझ आ रही है कि जो मेरा DNS का जो नेम है ना ये रिजॉल्व नहीं हो रहा, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। देखो होता क्या है, आपने स्टोरेज सर्वर बनाया हुआ है, ठीक है, आपने विंडोज़ पे या लिनक्स पे या आपने थर्ड पार्टी आपका अप्लायंस है उस पर बनाया है। तो उस पर अगर DNS नेम से ही अगर रिजॉल्व होगा तो अच्छा बात है ना। मान के चलो मैं नेटवर्क के अंदर जाता हूँ, मुझे 3 IP दे रहा है, तो अगर मैं इस सबनेट वाले या 1 नंबर के जो भी मेरा सबनेट है उससे मैं मान के चलो, अभी जो मेरा वेब सर्वर वो इस सीरीज़ पे चल रहा है, 50 की सीरीज़ पे है मेरा, ठीक है, तो मैं IP से कनेक्ट करूँगा तो इससे हो जाएगा। लेकिन मान के चलो जो दूसरा वाला, अब मैं जो AMI बनाऊँगा, ठीक है, हमने मैं AMI बनाया, उस पर मैंने लिख दिया कि इसी से कनेक्ट करो, तो वो क्या करेगा, अब इससे कनेक्टिविटी भी तो होनी चाहिए। वो अलग जोन में है, वो अलग सबनेट है, ये अलग सबनेट है, तो फिर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम कर सकता है वो। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि DNS नेम से ही ये आपका फाइल सिस्टम चले। तो इससे यही फ़ायदा है कि आपको IP के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। आपका जैसी ऑटो स्केलिंग के अंदर नया जैसी इंस्टेंस बनेगा वो DNS के थ्रू ही अपने आप उसको कनेक्ट हो जाए, इसलिए DNS नेम यहाँ दिया गया है। मुझे जो समझ आ रहा है ना, सिर्फ मैं ये समझ पा रहा हूँ, अगर मैं इसको कॉपी करूँ और अगर मैं जाऊँ अपने सिस्टम के अंदर, मैं इसको पिंग कर रहा हूँ ना तो पिंग नहीं हो रहा, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये, ठीक है।
एक तरीका इसका मुझे समझ आता है, क्या पता इसका जो डीएनएस रिजॉल्विंग का सिस्टम है वो ना हो, तो वो वीपीसी लेवल पे होता है। मैं एक बार क्या करता हूँ ना, मैं सबसे पहले वीपीसी लेवल पे जाके चेक करूँगा कि वहाँ पे डीएनएस रिजॉल्विंग मैंने इनेबल किया है कि नहीं किया है। बस इसको देखने के बाद मुझे समझ आएगा कि क्या चीज़ है। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे आया हूँ, ये देखिए यहाँ पे, अच्छा ये मेरा डिफ़ॉल्ट वीपीसी है, यहाँ पे तो इनेबल्ड है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, ये देखिए ये डिसेबल्ड है, ये तो प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम नज़र आ गया मुझे। अब मुझे क्या करना है ना, इसको मैं क्या करता हूँ, एक बार एडिट वीपीसी सेटिंग करूँगा, डीएचसीपी, ठीक है, इनेबल डीएनएस रिजोल्यूशन, इनेबल डीएनएस होस्ट नेम, मैं इसको भी इनेबल करता हूँ, इनेबल नेटवर्क एड्रेस यूसेज मैट्रिक्स, इतना तक ठीक है। यहाँ तक करने के बाद अब ये इनेबल्ड हुआ है, ठीक है। अब बस मुझे ये देखना है कि अब वो रिज़ॉल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा। करना तो चाहिए, अगर करेगा तो ही फ़ायदा है, नहीं तो फिर तो नुकसान है। अभी भी ये पिंग कर रहा हूँ तो नहीं चल रहा, माइट भी थोड़ा टाइम में हो जाए या डीएनएस को अपडेट करने से हो जाए, ऐसा कुछ हो। बाकी ये चलना ही चाहिए, अगर नहीं चलेगा तो फिर दिक्कत करेगा। एक चीज़ और हो सकता है कि मैं इस पर एनएफएस का जो पोर्ट है मैंने ना खोला हो, है ना। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ सिक्योरिटी ग्रुप्स में, मैंने सबको क्या दिया है, एसजी दिया है। तो एसजी भी अगर आपने दिया है तो आपको ग्रुप खोलने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि आपने जो वेब सर्वर है उसको भी दे दिया है आपने वेब एसजी, एनएफएस को भी दे दिया है वेब एसजी, तो एक ही अगर ग्रुप में तो एक दूसरे से बात कर सकते हैं ना। बाकी अगर आप चाहते हो कि उस पर आप कर लो, ठीक है। ये देखिए मैंने ना एसएसएच खोला था, एचटीटीपीएस खोला था, मान के चलो एडिट इनबाउंड रूल्स करता हूँ मैं, मान के चलो ऐड रूल करता हूँ इसके अंदर, मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा एनएफएस, ये मेरा एनएफएस आ गया, ठीक है, ये एनएफएस आ गया। 2049 इसका पोर्ट होता है, कस्टम है। कस्टम में या तो मैं उसका सीरीज़ दे देता हूँ, या तो मैं फ़िलहाल मैं कर देता हूँ एनीवेयर IPv4, ऐसे मान के चलो कर देते, चलो ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं तो पता चलेगा कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पे है। यहाँ तक तो मैंने कर लिया है। अगला जो देखते हैं डीएनएस का जो रिजोल्यूशन है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरे को। यहाँ पे इसको मुझे पिंग करवाना ही पड़ेगा, पिंग नहीं होगा तो ये दिक्कत 100% देगा। या मैं इसको ऐसे करता हूँ, इसके थ्रू करूँ, ये भी नहीं, एक बार मुझे एक बार देखता हूँ मैं इसको, EFS, तो शेयर्ड स्टोरेज ना एक डीएनएस के थ्रू होगा तभी आप उसको अच्छे से एक्सेस कर पाओगे। एक्सेस पॉइंट में तो कुछ नहीं है, आप ये भी चेक कर सकते हैं कि चलो ठीक है, ये है ना मेरा एक्सेस पॉइंट है, फाइल सिस्टम का आईडी ये है, ठीक है। तो ये एक्सेस पॉइंट है मेरा, FSAP लिखा हुआ है ना ये, तो यहाँ पे तो कुछ डीएनएस नेम वगैरह कुछ दिया नहीं है। क्या ये होता है क्या, PING करके ऐसा कुछ करें तो नहीं, ये भी बिल्कुल नहीं हो रहा। बाकी मेरा जो फाइल सिस्टम का आईडी वो तो ये है, इससे नहीं, इससे भी नहीं हो रहा। एक चीज़ और करके देखते हैं, टेलनेट करके देखते हैं, टेलनेट में काफ़ी कुछ समझ आ जाता है। 2049 पोर्ट है टेलनेट, अगर ये चल रहा होगा तो 2049 पोर्ट पे ये देखिए, जब रिजॉल्व ही नहीं हो रहा तो चलेगा कहाँ से, इसका IP ही नहीं पता चल रहा ना हमें कि IP कौन सा है। बाकी अगर मैं IP लेके चलूँ इसके अंदर, अगर मैं अमेज़ॉन EFS पे गया, मेरे फाइल सिस्टम पे मैं गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने फाइल सिस्टम को चूज़ किया, जो नेटवर्क है ये 2049 पे तो चलने चाहिए ये वाले, तो ये कौन सा है, 50 का सीरीज़ है, 174, ठीक है। कॉपी करता हूँ मैं एक बार, इसको करते हैं टेलनेट, कोशिश करते हैं, टेलनेट में चलता नहीं चलता। यहाँ पे मैं आ गया 2049, ऐसा कुछ होना चाहिए, ये देखिए ये बिल्कुल चल रहा है, ये यहाँ पे तो चल रहा है। और ये वाला देखते हैं, अगर ये भी चलता है तो हम IP दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी DNS से होना ही चाहिए तभी वो काम का है। एक और देखते हैं IP, ये वाला IP देखो सेम सिक्योरिटी ग्रुप है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ये भी हो रहा है, इसको भी क्विट करता हूँ। एक और IP लेते हैं, ये वाला, देखो सेम सिक्योरिटी ग्रुप है तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी जहाँ तक मुझे लगता है, बट एटलीस्ट DNS से वो रिजॉल्व तो हो। और माइट भी हो सकता है कि हमने इसको बाद में हमने इनेबल किया, थोड़ा टाइम लगता हो। ये देखिए तीनों मेरे एक्सेस पॉइंट बिल्कुल NFS से चल रहा है, मैं चाहूँ तो इसको कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी जो तरीका है ना ये मेरा DNS का, इसके थ्रू अगर होगा तो काम अच्छे से होगा, कहने का मतलब है।
इसको और डायग्नोस करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए अब आया ना इसका, अब ये पिंग होना स्टार्ट हो गया, मतलब पिंग रिप्लाई भले ना दे लेकिन देखिए ये आईपी आ गया ना, तो वीपीसी का ही एरर था। अगर अब मैं इसको टेलनेट करूं तो आई थिंक ये हो जाना चाहिए। एक मिनट, ये डीएनएस नेम है ना, यहाँ पे मैं गया तो वो वीपीसी का ही शायद एरर मुझे लग रहा है 2049। बिल्कुल, अब देखिए अब बिल्कुल डीएनएस नेम से हो रहा है। कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको आईपी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, आप डीएनएस नेम यूज़ करो, आपका जो इंस्टेंस है वो ऑटोमेटिकली इनमें से कोई, या जो इन तीनों का जो फ्रंट में कुछ आईपी होगा उसके थ्रू ये बाइंड हो जाएगा आपके, मतलब माउंट हो जाएगा। बस ये तरीका करने का, बिल्कुल परफेक्ट हो गया। वीपीसी पे जैसे ही हमने क्या किया, हमने इनेबल किया, हमारा ये चीज़ चलने लग गया, बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, अगला हमारा जो मूवमेंट होगा वो यही होगा कि हम क्या करेंगे, माउंट करेंगे। ठीक है, माउंट के लिए कुछ सिंपल कमांड देखते हैं कि सिंपल कमांड है तो ठीक है। ठीक है, कुछ माउंट -TEFS ऐसा कुछ लिख के देखते हैं, फाइल सिस्टम ये। ठीक है, इसका जो रूट है उसको कहाँ पे करना है, WP डेटा, यहीं पे कुछ ऐसे लिखा था हमने। अच्छा, ये माउंट जो है ना ये NFS में ही हो पाएगा, इसको देखते हैं NFS में, NFS ऐसा कुछ करते हैं। ये देखिए DF-H बिल्कुल माउंट हो गया। देखिए WP डेटा के अंदर ये माउंट हो गया। ये इस तरीके से माउंट होता है और 8 पीटाबाइट है, आई थिंक अनलिमिटेड है। वहाँ पे चाहे तो आप कैपिंग वगैरह भी लगा सकते हैं कि ज़्यादा यूज़ ना हो, तो इस तरीके से आप इसको माउंट करते हैं। बट देखते हैं डेटा राइट भी तो हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर मैं इसको जाऊँ CD/WP डेटा के अंदर जाऊँ, अभी फ़िलहाल तो खाली है, MKDIR टेस्ट करूँ, देखिए बिल्कुल हो रहा है। तो कमांड मुझे मिल गया है कि इस तरीके से ये होगा। अब मैं क्या करता हूँ ना, देखो ये जो है इसी पे मुझे ना जो कंटेंट वाला फोल्डर है उसको यहाँ पे लेके आना है और उसका फिर सिमलिंग बनाना होगा। ठीक है, तो ये तरीका है। आप पूरा का पूरा मैं जो WP डेटा के अंदर पूरा का पूरा HTML को भी मैं ला सकता हूँ चाहूँ तो। ठीक है, तो RM-RF टेस्ट कर देता हूँ ये। ठीक है, एक चीज़ मैं यहाँ पे और भी कर सकता हूँ कि जो अपाचे का कॉन्फ़िगरेशन है उसको मैं अगर ये पाथ दे दूँ, ठीक है, कि इस पाथ में मेरा वेब का कंटेंट पड़ा, आप यहीं से उठाओ, तो वो भी अच्छा काम कर सकता है। वो ज़्यादा सिंपल तरीका होगा। बाकी एग्जांपल देख लेते हैं कैसे होगा ये। चलिए, तो अगला काम देखते हैं यहाँ पे। अब हमने माउंट तो कर लिया है, लेकिन अगर सिस्टम रिबूट हो गया तो ये अपना माउंट भी तो हो जाना चाहिए ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे को FS टैब में एंट्री करनी पड़ेगी। तो देखते हैं। ये कुछ है यहाँ पे और WP डेटा में ये हो रहा है। एक एग्जांपल मैं देखता हूँ। जो FS टैब की एंट्री होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, और यहाँ पे मेरा इस तरीके से है। तो मैं अगर यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दूँ तो ये आ जाएगा। फिर EFS, ये तो मेरा माउंट पॉइंट है, यहाँ पे WP डेटा आ जाएगा। फिर ये सब ऐसे ही होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए उसको भी स्टार्ट करते हैं। ये मुझे तो मिल जाएगा, प्लस ये माउंट डेटा ही मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं करता हूँ यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, nano/etc/fs टैब। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। ये देखिए यहाँ पे मुझे एक एंट्री बनानी पड़ेगी। मैं क्या करूँगा, फ़िलहाल राइट क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे। अब मुझे इसको थोड़ा सा ठीक करना है। तो यहाँ से मैंने ले लिया माउंट पॉइंट पहले वाला, ये वाला। अब इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस। ठीक है, यहाँ से मैं इसको ये यहाँ से मैं इसको रिप्लेस करूँगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दूँगा WP डेटा, WP-DATA डेटा। ठीक है,
हाँ यहाँ पे अच्छा, ये फाइल सिस्टम वगैरह जो है ना, ये समझना पड़ेगा, ये NFS ही होगा, NFS ऐसा कुछ था। ठीक है, पर मैच कर लेते हैं, हमने जो कमांड वगैरह डाला था वो। आई थिंक यही होगा, इसके थ्रू ही हो जाना चाहिए। NFS ही लिखा था मैंने, वर्जन 4.1। इसको मैं कंट्रोल O एंटर करता हूँ, फिर कंट्रोल X करता हूँ। अगर ये मैं रिबूट किया और वो फाइल, ये जो माउंट है ऐसी कैसी रह गया, तो मतलब FS टैब काम कर रहा है, नहीं तो नहीं कर रहा। ठीक है, इसको बिना माउंट किए चेक करना है तो U माउंट माइनस आई थिंक FL ऐसा कुछ होता है, और U माउंट माइनस A करके देखते हैं। डिवाइस इज़ बिजी बोल रहा है। ठीक है, WP माइनस DATA। अभी बोल रहा है कि डिवाइस जो है मेरा वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार इसको रिबूट करके देखेंगे, अगर माउंट हो गया तो मतलब काम हो गया हमारा। तो मैं फ़िलहाल डायरेक्टली रिबूट कर देता हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम होगा देख लेंगे। ठीक है, एक बार मैंने इसको रिबूट किया है, अब जैसे ही ये चलेगा वापस ना, तो अगर ये हमारा डेटा ऐसी कैसी हमें मिला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमारे को सिर्फ ये करना पड़ेगा, जो हमारा वर्डप्रेस का जो भी है वहाँ पे, उसको हम यहाँ पे मूव कर देंगे और उसके थ्रू हम इसको मैप करा देंगे। ये भी हम करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा वेट करते हैं रिबूट होने तक का। तो मेरा सिस्टम रिबूट तो हो गया है, मैं एक बार लॉगिन करके देखता हूँ इस पर। ये मेरा लॉगिन हो गया है, sudo su। ये एक बार क्लियर करता हूँ इसको, मैं स्क्रीन को df-h करूँगा, देखता हूँ। तो बूट तो हो गया मेरा, लेकिन वो मेरा माउंट है ना, वो आया नहीं है अभी तक से। nano/etc/fs टैब, ये तो ये फ़िलहाल काम तो नहीं कर रहा है ये। ठीक है, इसको समझना पड़ेगा कि इसको कैसे हम माउंट करेंगे, क्या गलती हुई है और क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मैंने ना क्या किया यहाँ पे, EFS जो है ना, अभी उनका खुद का यूटिलिटी बन गया है। EFS यूटिल्स बोलते हैं, जैसे हमने NFS का बनाया ना वैसे ही। ठीक है, उसको आपको गिटहब से डाउनलोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। बट EFS यूटिलिटी के थ्रू भी, मतलब NFS जैसे ही होता है वो, और उसके थ्रू भी आप कर सकते हो। बट हमने देखा था कि हमने जब मैनुअल इसको माउंट किया था तब हो गया था। तो मुझे बस ये समझ आ रहा है कि यहाँ और ये जो माउंट पॉइंट है बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे इधर के जो है ना, ये जो कुछ है ना, इसको हमें थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। मैं यही सोच रहा हूँ कि इससे कुछ हो जाए। मैं आता हूँ, ये लास्ट NFS तक तो मैं ठीक था यहाँ पे, या मैं इसको अगर मैं NFS करता हूँ, इसके बाद ना मैं जितने भी और दिए तो मैं डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। ठीक है, डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, और लास्ट के जो 2 हैं मेरे पास, ये 0 कर देता हूँ यहाँ तक। ठीक है, मैं डिफ़ॉल्ट जो भी वैल्यूज़ होता है मैं उसके थ्रू करना चाहता हूँ। माउंट माइनस A df-h बिल्कुल माउंट हो रहा है। अब तो माउंट बिल्कुल हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, एक बार इसको रिबूट करते हैं, पता चल जाएगा। फिर से मैंने रिबूट किया इसको। अभी क्या है ना, मैं डिफ़ॉल्ट में जब ले रहा हूँ तो NFS से माउंट हो रहा है। बाकी EFS फाइल सिस्टम है ना, वो EFS नाम के लिए पहले NFS से ही माउंट होता था पहले टाइम पे। अभी EFS की यूटिलिटी भी अलग से बना दी अमेज़ॉन वालों ने। उसमें उसको थोड़ा मैनुअली उसको थोड़ा सा डाउनलोड करके उसको बिल्ड करना पड़ता है, तो थोड़ा सा वो लंबा प्रोसेस है। कभी कभार प्रॉब्लम्स आ भी जाती हैं, बट अगर NFS चल रहा है तो आप NFS अगर यूज़ करना चाहते हो तो NFS कर लो, बाकी EFS भी आप यूज़ कर सकते हो। इसलिए मेरा उस टाइम पे EFS नहीं चला था। EFS की यूटिलिटी मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा, और बिल्कुल NFS की तरह ही ना उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो मुझे सही लग रहा है। यहाँ तक अगर कर लिया होगा ना तो परफेक्ट हो गया होगा। मैं रीस्टार्ट करता हूँ इसको, देखता हूँ। ये आ गया मेरा उबुंटू, और ये मेरा ऑथेंटिकेट हो जाएगा sudo su।
क्लियर कर दिया हूँ, df माइनस h। ये देखिए बिल्कुल ये अब मेरा WP डेटा पे बिल्कुल ये हो रहा है। नेक्स्ट जो है मेरे को अब क्या करना है ना, यहाँ पे इसको पॉइंट करना है। अगर मैं CD स्लैश पे जाऊँ, ls माइनस LST करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिख जाएगा मेरा, ये देखिए WP डेटा। बस ये कि ये रूट के ऊपर डिपेंड करता है, रूट ने इसको ले रखा है। मैं क्या करता हूँ ना, जो मेरा अपाचे का डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन, अगर मैं वहाँ पे लिख दूँ कि भाई आपको यही डेटा यूज़ करना है, तो शायद कुछ काम बन जाए। तो CD करूँगा मैं, etc करूँगा, अपाची करूँगा, ठीक है, ls करता हूँ, cler ls। यहाँ देखता हूँ, मैं करता हूँ अपाचे 2 में, देखता हूँ कि वहाँ पे क्या कहता है। उसके बाद जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो सब छेड़ेंगे। नैनो अपाची 2, ये यहाँ पे अगर मुझे क्या क्या मिलता है देखता हूँ मैं। यहाँ पे फ़िलहाल यहाँ पे जो भी है ये डिफ़ॉल्ट ही मुझे नज़र आ रहा है। डायरेक्टरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, डायरेक्टरी कहाँ पे है। ये डायरेक्टरीज जो हैं, तो फ़िलहाल डायरेक्टरी जो है मेरा यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल डायरेक्टरी नहीं है। डायरेक्टरी आपका जो मेंशन होगा वो आई थिंक आपका जो होस्ट का फाइल है ना, उसके अंदर होना चाहिए। यहाँ पे तो नहीं है, ये मुझे समझ आ रहा है। कंट्रोल X करता हूँ मैं, CD करूँगा, कॉन्फ अवेलेबल पे जाके देखता हूँ। यहाँ पे मुझे जो चाहिए वो है कैटसेट अदर वी होस्ट सिक्योरिटी। ये कॉन्फ अवेलेबल पे नहीं होगा, साइट्स के अंदर होना चाहिए आई थिंक। cd.ls cd sites अवेलेबल, यहाँ पे हाँ 00 default.conf है ना, SSL तो इसके अंदर चल ही नहीं रहा, तो 00 default.conf है, उसको मैं एडिट करता हूँ। नैनो करूँगा 00 पे, ठीक है। यहाँ पे मुझे बिल्कुल दिख रहा है ये। अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, मैं कह दूँ कि जो शेयर ड्राइव है वो आप उसको यूज़ कर लो, ठीक है। मैं इसको करता हूँ WP माइनस डेटा, ठीक है। ऐसे कुछ करना था मुझे, और यहाँ तक तो मुझे सही लगा। कंट्रोल O एंटर, कंट्रोल X, एक बार सिस्टम CTL रीस्टार्ट अपाची 2, ठीक है। अब मैं देखता हूँ मेरा वेबसाइट, अब वेबसाइट तो बिल्कुल नहीं चलेगा क्योंकि वहाँ पे है नहीं ना कुछ। कर्ल लोकल होस्ट, सबसे पहले मैं यही करता हूँ, कर्ल लोकल होस्ट नहीं चलना चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए परमिशन ही नहीं बोल रहा है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि मैंने जो पाथ था चेंज कर दिया ना, अब मुझे पाथ वहाँ पे बनाना पड़ेगा। और फाइल सिस्टम में एक चीज़ और है, cd_var www.html के अंदर मैं अगर जाता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं गया तो मुझे इसका परमिशन भी एक बार समझना पड़ेगा। ये देखिए रूट के परमिशंस हैं और इसको डिक्टो मुझे वहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा, या मैं HTML को ही डायरेक्ट मैं क्या करता हूँ ना, cd डॉट करता हूँ, ये HTML को डायरेक्ट वहाँ पहुँचा देता हूँ। तो cp माइनस r कर दिया। HTML को क्या करता हूँ मैं, /wp डेटा, इसके अंदर आप मैं बोलता हूँ डाल दो, ठीक है। और पाथ को मैं फिर से एक बार चेंज कर दूंगा कि उसके अंदर HTML है। तो अभी कॉपी हो रहा है। अब मैं एक बार साइट को भी देख लेता हूँ, साइट चल रहा है क्या। साइट तो नहीं चलना चाहिए, 100% साइट नहीं चलना चाहिए क्योंकि मैंने कंटेंट तो मूव कर दिया बिल्कुल वहाँ पे। तो ये एक तरीका है आपको इसको करने का। लोड बैलेंस देखिए फॉरबिडन, सेम जो कर्ल में दिखा रहा था वही दिखा रहा है। अब थोड़ा उसको मूव होने देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करता है। तो चलिए ये मेरा फाइल जो है कॉपी हो गया है, लेकिन अभी भी कन्फिग बाकी है। कन्फिग को तो चेंज करना पड़ेगा ना एक बार। फिर मैं आपको दिखा देता हूँ मैं एक्चुअल में क्या कर रहा हूँ, आपको समझना बहुत ज़रूरी है। कहीं पे भी समझ नहीं आ रहा प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं रूट पे गया, ls किया मैंने, और यहाँ पे WP डेटा है, cd WP डेटा के अंदर गया मैं। इसके अंदर मैं जाऊँगा तो HTML मुझे एक और मिलेगा, cd HTML कर दिया मैंने। तो यहाँ पे अब मेरा वेब का जो रूट है वो मेरा बन गया। मैं एक बार pwd कर देता हूँ। ये मेरा पाथ है, एक्चुअल में जो मेरा पाथ होना चाहिए वो ये होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, नैनो, अब ETC के अंदर जाऊँगा, अपाची के अंदर जाऊँगा, साइट्स अवेलेबल के अंदर जाऊँगा, और जो डिफ़ॉल्ट जो साइट है वो वहीं पे डायरेक्ट चेंज कर दूँगा। मुझे और कुछ छेड़ना नहीं है, आप चाहो तो छेड़ सकते हो। बाकी ये जो पाथ है ना, मैं उसमें HTML भी जोड़ दूँगा, मेरा ये कहने का मतलब है।
डॉक्यूमेंट रूट है, ये देखिए ये हो गया मेरा पाथ। मैं कंट्रोल ओ करता हूँ, एंटर कंट्रोल एक्स। अब एक बार सिस्टम रीस्टार्ट करके देख लेते हैं। सिस्टम CTL रीस्टार्ट, अपाचे को एक बार रीस्टार्ट कर लेते हैं। अपाची 2 बिल्कुल ठीक है। अब मेरे हिसाब से तो ये चलना चाहिए, अभी भी नहीं चल रहा। क्या पता परमिशन का इशू हो सकता है। एक तो ये है कि क्या पता वहाँ परमिशन ही ना हो। ls-last यहाँ तक तो ठीक दिख रहा है, लेकिन ये चलना तो चाहिए कम से कम WP डेटा के अंदर। अब क्या प्रॉब्लम हो गई ये एक बार चेक करते हैं इसको। CD करता हूँ www, ठीक है। यहाँ पे मैं आ गया हूँ, HTML है, ठीक है। HTML पे इसको परमिशन नहीं है। ये ऐसा भी होता है कि ओपन डायरेक्टरी होता है कि जो HTML मतलब आप एक डायरेक्टरी देते हैं अपाचे को कि यहीं से आपको डेटा लेना है, ठीक है, उससे ऊपर नहीं लेना। तो वो ऐसा भी हो सकता है, आप परमिशन वगैरह चेंज करके भी देख सकते हैं कि क्या परमिशन लेगा और किस तरीके से चलेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको क्या करना चाहता हूँ ना, ch ऑन, मैं ऑन करना चाहता हूँ इसको HTML को। किसके नाम से? www, आपको पता है ना अपाचे का www डेटा नाम का यूज़र होता है, www डेटा नाम का ग्रुप भी होता है, ठीक है। इसको मैं पूरा ऑन करा देता हूँ उससे, ताकि मुझे लग रहा है कि फॉरबिडन बोल रहा है तो मतलब परमिशन का ही इशू मुझे लग रहा है 100%। तो परमिशन एक बार ठीक करके देखते हैं, चल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर और डायग्नोस करेंगे। थोड़ा सा इसमें टाइम लगने वाला है। ये हो गया मेरा, ठीक है। एक बार ch मोड भी कर लेते हैं। ch मोड, इसको हम दे देंगे 755 का परमिशन दे के ना, देखते हैं इसको, बाकी बाद में इसको। ये तो परमिशन यहाँ तक तो ठीक हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं कुछ हुआ असर, कोई असर नहीं हुआ इसका। बिल्कुल मेरा वेब सर्वर चलना बंद हो गया है, ठीक है। कर्ल करता हूँ, लोकल होस्ट क्या कहता है देखते हैं। देखिए सेम बोल रहा है, यू डोंट हैव परमिशन टू एक्सेस दिस रिसोर्सेज। अब इसको ठीक करना पड़ेगा। क्या पोर्ट 80 पे चल रहा है, एक बार ये चेक कर लेते हैं। या इसको करते हैं टेलनेट लोकल होस्ट पोर्ट 80। वेब सर्वर तो मेरा चल रहा है जी, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है नहीं। थोड़ा सा डायग्नोस करते हैं कि ये कैसे ठीक होगा। देखिए आप जब भी ऑटोमेशन करते हैं या इस तरह का कुछ बनाते हैं तो काफ़ी इस पर टाइम लगता है, काफ़ी कुछ हम इस पर डायग्नोस करना पड़ता है, ठीक है। तो देखते हैं। मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे मैं जाता हूँ CD etc अपाचे के अंदर। एक बार इसके कॉन्फ़िगरेशन हमें चेक करने पड़ेंगे। वहाँ पे डायरेक्टरी के लिए ना स्पेसिफिक परमिशंस वगैरह होते हैं। नैनो अपाचे के अंदर देखते हैं एक बार, अपाचे 2 कॉन्फ के अंदर डायरेक्टरी के क्या परमिशंस वगैरह हैं, तो थोड़ा ये समझ आएगा। डायरेक्टरी है यहाँ पे, ये देखिए ये यहाँ पे इशू नज़र आ रहा है मुझे, वायर www दे रखा है ना, तो इस वजह से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। पूरा का पूरा आप वेब की डायरेक्टरी को उठा के आप शेयर पे लेके जाते हो तो ये गलतियाँ, ये प्रॉब्लम्स आएंगी ही, तब आपको ये सब चीज़ को ठीक करना पड़ेगा। तो इसलिए बेटर यही है कि जो आपका अपलोड डायरेक्टरी है जिस पे बार बार फाइल्स राइट रिटर्न होते रहते हैं, उसका सिमलिंग बना लो आप शेयर पे, वो बेस्ट है। भाई कोशिश करते हैं यहाँ से करने की, थोड़ा सिंपल करने की कोशिश करते हैं। www HTML है यहाँ पे, मैं इसको कोशिश करता हूँ अपने हिसाब से WP-data ऐसा कुछ होना चाहिए /HTML ऐसे कुछ था, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं, इंडेक्सेस और ऑप्शन इंडेक्सेस फॉलो सिमलिंक्स बिल्कुल ठीक है। एलो ओवरराइड नन है ना, इसको मुझे कर देना चाहिए ऑल, ठीक है। रिक्वायर ऑल ग्रांटेड, यहाँ तक तो ठीक लग रहा है मुझे, और तो कुछ गलत लग नहीं रहा है यहाँ पे। कंट्रोल O एंटर कंट्रोल X, रीस्टार्ट करते हैं एक बार अपाची को, कहते हैं कि इसको कर्ल कर लो लोकल होस्ट पे, लोकल होस्ट। अगर ये चला तो आप ये देखिए 100% अब ये चल रहा है, अब ये चल रहा है, ठीक है। ये देखिए अब आ गया हमारा,
परफेक्ट, वेबसाइट हमारा चलने लग गया है। अब शेयर पे भी चलने लग गया है। ये हम एक अच्छा हमने ये डायग्नोस किया हुआ है इसको, ठीक है। तो ये हमारा जो प्रॉब्लम था WP वाला, ये बिल्कुल सॉल्व हो गया। ls-last हमने प्रॉपर परमिशन www डेटा का दे दिया है, हमने 755 का परमिशन दिया है। इसको आप छोटा भी कर सकते हो। किसके लिए छोटा कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। आप जैसे जो कन्फिग फाइल है, उस कन्फिग फाइल के अंदर पासवर्ड वगैरह होते हैं ना, उसको आप छोटा कर सकते हो। मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे chmod 600, ठीक है, WP -config को config.php, ये इसको देख लेते हैं एक बार और चलता है। अगर चलता है तो ठीक है, आई थिंक चल रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस तरीके से हम अपना एक वेबसाइट को बहुत अच्छे से बना लिया। अब कितनी बार भी मैं इसको रिबूट करूँ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको वो जो आपका जो शेयर ड्राइव है ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। शेयर ड्राइव की थोड़ी बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमने फाइल सिस्टम पे हम गए थे, इसके अंदर ये देखिए 82.52 MB इसके अंदर अब आ गया। इतना अभी साइज़ है और इसी के अंदर अब बढ़ते जाएगा। ये जितना जितना आप काम करोगे वैसे वैसे बढ़ते जाएगा। और भी फाइल सिस्टम आप बना सकते हो अपने हिसाब से। फ़िलहाल मेरा ये जो काम, ये जो मुझे लग रहा है बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अगला जो है हमें क्या करना होगा ना, इसको थोड़ा देख लेते हैं। EC2 के अंदर मैं जाऊंगा, मैं क्या करूंगा ना, इसका एक बार एक इमेज बनाऊंगा, AMI इमेज, और उसी AMI इमेज को मैं यूज़ करूंगा नए और भी होस्ट बनाने में, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा ना, अब बाकी सब चीज़ आई थिंक सेट है, ज़्यादा कोई खास प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रहा। हाँ, मुझे माउंट वाला जो है ना, उसको मैं यूज़र डेटा के थ्रू भी कर सकता था। तो यूज़र डेटा पढ़ेंगे कभी, वो क्या चीज़ है, ऑटोमेशन के काम आता है। आपके सिस्टम के बूट होने के टाइम पे ना वो काफ़ी सारे काम आपका कर देता है। एक्टिव डायरेक्टरी ज्वाइन कराना है, कुछ स्पेसिफिक परमिशन है, या कुछ नया एप्लीकेशन डालना है, वो सब ऑटोमेट कर देता है वो। फ़िलहाल मैं इसको क्या करता हूँ ना, Web01 को मैं करता हूँ स्टॉप। ये मेरा गोल्डन इमेज बनेगा, कहने का मतलब इसी को हम गोल्डन इमेज ऐसा कुछ हम कहते हैं, ठीक है। ये मैंने इसको स्टॉप पे लगा दिया है और इसी का मुझे अब इमेज बनाना है, गोल्डन इमेज, जो कि AMI के रूप में रहेगा और उसी को अपने लॉन्च टेम्पलेट में मैं इसको यूज़ करूँगा, ठीक है। थोड़ा सा वेट करते हैं। तो आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा। हम क्या करेंगे, मैं इमेज बनाऊँगा, इमेज बना के उसको AMI पे रखूँगा। उसके बाद मैं लॉन्च टेम्पलेट के अंदर जाऊंगा और उसी AMI को यूज़ करूंगा। जैसे वो AMI बूट होगा, अपने आप वो क्या करेगा, शेयर ड्राइव, आपका वर्डप्रेस का जो भी सेटिंग है वो सब चीज़ अपने आप ही ले लेगा, ठीक है। उसके बाद एक काम हमें और करना होगा। अगर हम वहाँ पे स्केलिंग करते हैं तो हमारा जो लोड बैलेंसर है उसके अंदर टारगेट्स जो है ना, वो पूरे सबको टारगेट करे, वो ऐसा हमें कुछ बनाना पड़ेगा, ठीक है। वो भी हम देखते हैं वो हम कैसे करेंगे। फ़िलहाल ये जो मेरा है ये स्टॉप हो गया। आपको कभी ज़्यादा कुछ नहीं करना, इस पर आपको एक्शन पे जाना है, इमेज एंड टेम्पलेट्स के अंदर जाना है, क्रिएट इमेज पे क्लिक करना है, ठीक है। ये बोलेगा एंटर इमेज नेम, ये आपका इंस्टेंस है। इमेज नेम में क्या डाल दूंगा, वर्डप्रेस गोल्डन इमेज, ऐसा कुछ मैं लिख देता हूँ अंदाजे के लिए। इसको प्राइवेट रखूँगा, मैं सबको नहीं बांटूंगा इसको। टैग इमेज एंड स्नैपशॉट टुगेदर, टैग इमेज एंड स्नैपशॉट सेपरेटली। तो फिलहाल मैं कुछ छेड़ता नहीं। 10 GB का है इसका, वो है 10 GB का इसका। आप देखेंगे हार्ड डिस्क 10 GB का है, तो 10 GB ही होना चाहिए आगे का जो भी हम बनाएंगे उसको, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। गोल्डन इमेज कर दिया मैंने, वॉल्यूम वगैरह यहाँ पे आ गया है। डिलीट ऑन टर्मिनेशन, ठीक है, ये ऐसे रहने देते हैं। इसको मैं करता हूँ क्रिएट इमेज। अब ये क्या करेगा ना, आपको ये आपका ये वाला AMI आ गया है, ठीक है। ये आपका AMI बना के आपको दे देगा। इसको आपको नोट करके रख लेना है, इसी को बार बार आप यूज़ करोगे। तो ये देखिए, जैसे ही इसको मैंने बनाया, ये देखिए ओन्ड बाय मी में ये आ गया, मतलब मेरा प्राइवेट का है, ये प्राइवेट है मेरा। मैं इसको थोड़ा अच्छा से नाम दे देता हूँ, गोल्डन इमेज WP, ठीक है। ऐसा कुछ मैंने नाम दे दिया इसको अच्छे से। अब मुझे याद रहेगा, बस सर्च भी करूँगा तो अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। ओन्ड बाय मी में जाऊँगा तभी से आ जाएगा। ये मेरा AMI का ID है, इसी को यूज़ करके हम नए और बनाएंगे जो ऑटोमेटिकली आपके जो शेयर ड्राइव से अपने आप अटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा वेट करता हूँ इसको कंप्लीट होने तक का,
और इस वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट इसके जो पार्ट आएगा उसमें, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो गया ऑलरेडी। तो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलूँगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में। ये जो हम कर रहे हैं इसको हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद।